हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम जून 3 वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के माध्यम से 3 वीक के सभी करंट अफेयर्स अपने एक साथ कवर कर पाएंगे। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वन मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस वन ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। दूसरा कोर्स हमारा बैंकिंग अवेयरनेस का है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस हमने आपको इसमें पढ़ाया है। न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं उसमें भी यूज़फुल रहेगा। SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी आप बना पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड जो एग्जाम्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि इंश्योरेंस संबंधित एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। उससे आपको इंश्योरेंस के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो डेमो वीडियो लेक्चर्स और डेमो PDFs भी अवेलेबल है, उन्हें देख लीजिएगा, एक आइडिया लग जाए किस तरह कंटेंट हमने आपको इन कोर्सेज में प्रोवाइड कराया है। दोनों ही सेपरेट कोर्सेज हैं, अलग अलग बाय करने होते हैं। 1 साल की वैलिडिटी दोनों ही कोर्सेज की है। मिलेंगे कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है, तो उस पर क्लिक कीजिएगा, ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद इन कोर्सेज को आप एक्सेस कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल करें या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। Who has been recommended by the Financial Services Institutions Bureau FSIB for the post of CEO and MD of LIC? वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने LIC के CEO और MD के पद के लिए किसकी सिफारिश की है या किसके नाम की सिफारिश की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, आर डोराईस्वामी। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो ने डोराईस्वामी रामचंद्रन या फिर आप कहेंगे आर डोराईस्वामी, इनके नाम को आगे किया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CEO एंड MD पोस्ट के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में, LIC में। ठीक है, और डोराईस्वामी आपको बता दें मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं सितंबर 2023 से ही LIC में। फ़िलहाल गवर्नमेंट ने जो मिस्टर भानु हैं इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है CEO एंड MD की LIC के 8 जून 2025 से, क्योंकि जो अब तक CEO एंड MD थे उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। विच ट्रैवल कंपनी रिसेंटली पार्टनर विथ मुथूट फॉरेक्स टू एक्सपैंड इट्स ट्रैवल कार्ड सर्विसेज? हाल ही में किस ट्रैवल कंपनी ने अपनी ट्रैवल कार्ड सेवाओं का विस्तार करने के लिए मुथूट फॉरेक्स के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, थॉमस कुक। तो देखिए, ट्रैवल कंपनी है थॉमस कुक, इसने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किया है मुथूट फॉरेक्स के साथ, जो कि मुथूट ग्रुप का फॉरेन एक्सचेंज डिवीज़न है। और इसके जरिए इनकी जो बॉर्डरलेस ट्रैवल एंड स्टडी बडी कार्ड्स हैं उनके रीच को बढ़ाना चाहते हैं। थ्रू दिस कोलैबोरेशन बोथ प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड्स विल नाउ बी अवेलेबल अक्रॉस मुथूट्स extensive network of over 7,000 branches, including 43 full-fledged forex branch across India's metros, mini metros, tier 2 to tier 4 source markets. The newly declared Greater Flamingo Sanctuary is located in which district of Tamil Nadu? नव घोषित ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, रामनाथपुरम। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी को डिक्लेयर कर दिया है धनुषकोटी रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि अभी एक नई सेंचुरी होगी, ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी, ऑफिशियली इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। और ये जो एरिया है पूरा ये गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व के तहत आता है, और मैनग्रोव, सैंड डून्स, मड फ्लैट्स, मार्शेस सभी अवेलेबल रहते हैं यहाँ पर। माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, सी टर्टल्स के नेस्टिंग एरिया है। What is the new proposed loan to value ratio for gold loans under rupees 2.5 lakh as announced by RBI? RBI द्वारा घोषित 2.5 लाख रुपए से कम के स्वर्ण ऋण के लिए नया प्रस्तावित ऋण से मूल्य अनुपात कितना है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, 85%। देखिए, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लोन टू वैल्यू रेशियो क्या होता है। यानी कि आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपने मान लीजिए आप बैंक में लोन लेने गए, तो आपने 1 लाख रुपए आपने 1 लाख रुपए का लोन, 1 लाख रुपए की वैल्यू जितना गोल्ड आपने
बैंक में अपना गिरवी रख दिया, मतलब जो आपने गोल्ड रखा है उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए की है, ठीक है, उसके बदले आपको जो बैंक लोन देगा ना वो अब तक देता है 75%, यानी कि 75,000 रुपये अब तक आपको लोन मिलता है। 1 लाख रुपए की वैल्यू की अगर आप गोल्ड बैंक में गिरवी रखते हैं उसके बदले आपको लोन चाहिए तो 75,000 रुपये आपको बैंक लोन देता है, ठीक है। तो अब उसको बढ़ाकर 85% कर दिया है, आई बात समझ में, लेकिन 2.5 लाख रुपए तक की मैक्सिमम सीमा के वाले लोन के लिए। तो अब आपको पहले 75,000 मिलता था, अब आपको 85,000 मिलेगा जो आपने गोल्ड रखा है उसके बदले, और उस गोल्ड की वैल्यू अगर 1 लाख है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो 2 लाख, मान लीजिए 2.5 लाख की वैल्यू है आपके गोल्ड की जो आपने गिरवी रखा है, तो उसके बदले आपको 85% जो उसका बनेगा उतना लोन आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा गवर्नर संजय मल्होत्रा जो RBI गवर्नर है इन्होंने अनाउंस किया है। तो पहले 75% थी लिमिट, अब उसको बढ़ाकर 85% कर दिया गया है। इस 85% लोन टू वैल्यू में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही इंक्लूड रहेगा, बल्कि पहले क्या रहता था, केवल प्रिंसिपल ही इंक्लूड रहता था। जो नॉन बैंक लेंडर्स हैं, स्मॉल बैंक्स हैं, वो तो इस LTV को 88% तक ले जा लेते हैं। अब अगर गोल्ड लोन आपका 2.5 लाख से अधिक का है, ठीक है, और 5 लाख रुपए तक है, तो LTV रेशियो आपका 80% रहेगा। अगर 5 लाख रुपए तक का लोन है तो उसके लिए LTV 75% रहेगा, और जो ये नए नॉर्म्स हैं 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। विच बैंक हैज़ पार्टनर विद द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू इनकॉर्पोरेट क्लाइमेट रिस्क इनटू इट्स कोर बैंकिंग फ्रेमवर्क? किस बैंक ने जलवायु जोखिम को अपने मुख्य बैंकिंग फ्रेमवर्क में शामिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके जरिए जो क्लाइमेट रिस्क कंसिडरेशन है उसको ये अपने कोर बैंकिंग फ्रेमवर्क में शामिल करेगा। अंडर दिस क्लाइमेट रिस्क एडवाइजरी प्रोग्राम AU स्मॉल फाइनेंस बैंक विल इम्बेड इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन इनटू इट्स गवर्नेंस, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, risk management processes and ESG disclosure. IFC will support the bank in quantifying, disclosing and managing climate risk in accordance with frameworks such as Task Force on Climate-related Financial Disclosures and Reserve Bank of India's climate guidelines. On which date is World Elder Abuse Awareness Day observed annually? विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी है जून 15। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे हर साल 15 जून को मनाया जाता है। 2025 में इस डे के लिए थीम रहेगा एड्रेसिंग एब्यूज़ ऑफ ओल्डर एडल्ट्स इन लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज़ थ्रू डेटा एंड एक्शन। With the adoption of National E-Vidhan application, Puducherry becomes which number legislature in India to go digital? राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने के साथ पुडुचेरी भारत में डिजिटल होने वाला कौन से नंबर का विधानमंडल बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 19th। तो देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डॉक्टर एल मुरुगन, इन्होंने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन इनोग्रेट किया है पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, और इसी के साथ पुडुचेरी 19th लेजिस्लेचर बन गया है हमारे कंट्री में जिसने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अडॉप्ट किया है। और आपको बता दें जो इनिशिएटिव है ये 100% सेंट्रल असिस्टेंस प्राप्त इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के द्वारा। व्हाट इज़ इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है 10th। देखिए, भारत ने 10th पोजीशन प्राप्त की है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में, और टॉप 3 पोजीशंस हालांकि खाली रही हैं। कोई भी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया कि टॉप 3 पोजीशन हासिल कर पाए, ठीक है, यानी कि कोई भी वेरी हाई कैटेगरी में नहीं रह पाया है, या फिर जितने भी पैरामीटर्स हैं क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के उस पर खरा उतर पाया है। हालांकि अगर हम वैसे देखें कि फिर सबसे ऊपर कौन है, तो डेनमार्क के सबसे ऊपर, यानी कि 4th प्लेस पर है। शुरुआत के 3 प्लेस खाली है, 4th प्लेस पर डेनमार्क आता है। डेनमार्क के बाद फिर नीदरलैंड्स है 5 नंबर पर, 5th नंबर पर यूनाइटेड किंगडम 6th पर है, 7th पर फिलीपींस, 8 पर मोरक्को, 9 पर नॉर्वे और 10 पर भारत। सबसे लास्ट में ईरान है 67th पोजीशन पर। अब देखिए, जो 60 आउट ऑफ 64 कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल ओवर 90% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, केवल 22 ही क्लाइमेट चेंज परफॉर्मिंग इंडेक्स 2025 में प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हैं, बल्कि जो 42 कंट्रीज़ हैं वो पीछे हटते दिख रहे हैं। G20 countries account for over 75% of world greenhouse gas emissions, with 14 of their countries receiving a low or very low CCPI score। अब जो G20 कंट्रीज़ की बात करें, जो भी उसमें आती हैं 19 कंट्रीज़, और एक EU आती है और एक अफ्रीकन यूनियन आती है,
तो वर्ल्ड का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है 75% इन्हीं का कंट्रीब्यूशन रहता है, और उसमें 14 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका काफ़ी लो स्कोर रहा है। हालांकि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ऐसी दो G20 कंट्रीज़ हैं जो अपने सही ट्रैक पर चल रही हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पर कैपिटा को लो करने के लिए। भारत 2 पायदान हालांकि नीचे उतरा है, इंडिया की रैंक 10th है इस 2025 CCPI इंडेक्स में। हालांकि भारत ने अच्छा स्कोर किया है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस एंड एनर्जी यूज़ कैटेगरीज में, और मीडियम रहा है क्लाइमेट पॉलिसी में, लो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में। CCPI पब्लिश किया जाता है जर्मन वॉच, CN इंटरनेशनल और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा। 4 कैटेगरीज में परफॉर्मेंस देखी जाती है। पहला है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस 40% वेटेज, रिन्यूएबल एनर्जी 20% वेटेज, एनर्जी यूज 20% वेटेज, क्लाइमेट पॉलिसी 20% वेटेज। इन विच कंट्रीज द फ्यूगो वोल्केनो लोकेटेड? फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला में जो है फ्यूगो वोल्केनो इरप्ट हुआ है। ग्वाटेमाला की कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी की है, करेंसी यहाँ की क्वेट्सल है। Which 2 Indian states have agreed in principle to jointly commission the कुल्सी मल्टीपर्पज इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? कौन से 2 भारतीय राज्य कुल्सी बहुउद्देश्य सिंचाई और जल विद्युत परियोजना को संयुक्त रूप से चालू करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है असम एंड मेघालय। तो मेघालय और असम ये जो है दोनों ही राज्य एग्री हो गए हैं कि कुल्सी मल्टीपर्पज इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को हम चालू करेंगे। और असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनरेड संगमा ने इस बीच एग्रीमेंट साइन किया है। कुल्सी रिवर की बात करें, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, गुवाहाटी के वेस्ट में बहती है, और वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट जो है मेघालय यहाँ से होकर गुजरती है, और मेजर नेस्टिंग साइट भी है गंजेटिक रिवर डॉल्फिन के लिए। Who won the 2023-2025 ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल? 2023-2025 ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है साउथ अफ्रीका। 2023 से 2025 की जो साइकिल वाला ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रहा, तो ये एक टेस्ट मैच था, इकलौता टेस्ट मैच था, फाइनल था इस टेस्ट चैंपियनशिप का। 11 से 14 जून के बीच खेला गया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। कहाँ? लॉर्ड्स, लंदन में। ऑस्ट्रेलिया की कैप्टनसी की है पैट कमिंस ने, साउथ अफ्रीका की है टेम्बा बावूमा ने। साउथ अफ्रीका ने ये फाइनल मैच 5 विकेट से जीत लिया है, और जो ये 3rd एडिशन था ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, इसे अपने नाम किया। 282 रन का टारगेट मिला था, जिससे साउथ अफ्रीका ने चेस डाउन किया, और इसी के साथ ये साउथ अफ्रीका का मेडन विन है इस चैंपियनशिप की। पहली बार ये ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका ने जीती है, और 27 साल में पहली बार साउथ अफ्रीका ने ICC का कोई इवेंट जीता है। इससे पहले 1998 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी वो साउथ अफ्रीका ने जीती थी, उसके बाद कोई भी ICC इवेंट साउथ अफ्रीका नहीं जीत पाया। एज अ विनर्स साउथ अफ्रीका को $3.6 मिलियन के कैश प्राइस मिलेगा। प्लेयर ऑफ द मैच रहे एडन मार्क्रम साउथ अफ्रीका के। ये ओवरऑल 3rd प्लेयर बन गए हैं, और साउथ अफ्रीका से पहले प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में सेंचुरी जड़ी है। जैसा मैंने आपको बताया 3rd एडिशन था ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। जो पहला एडिशन हुआ था उसे न्यूजीलैंड ने जीता था, जो 2nd एडिशन हुआ था उसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 131। आप टॉप 10 रैंक देख सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 जारी की है। इसमें भारत 148 कंट्रीज़ में से 131वें नंबर पर है, और जो जेंडर गैप पैरिटी स्कोर है भारत का वो 64.1% है। लोवेस्ट रैंक्ड कंट्रीज़ में भारत को गिना जा रहा है साउथ एशिया में, और लास्ट ईयर भारत की रैंक 129 थी आउट ऑफ 146 कंट्रीज़। इस बार ये 19th एडिशन है इस रिपोर्ट का, जिसमें 148 इकोनॉमीज़ को कवर किया गया है। जो ग्लोबल जेंडर गैप पैरिटी स्कोर है वो 68.8% है, और कहा गया है कि फुल पैरिटी प्राप्त करने में अभी भी 123 साल लगेंगे अगर इसी रेट से चलते रहे। आइसलैंड पहले नंबर पर रहा है 16वें साल, फिनलैंड दूसरे नंबर पर, नॉर्वे तीसरे पर, यूके चौथे पर, न्यूजीलैंड 5वें पर, 6ठे पर स्वीडन, 7वें पर मोल्डोवा, 8वें पर नामीबिया, 9वें पर जर्मनी और 10वें पर आयरलैंड। बांग्लादेश बेस्ट परफॉर्मर रहा है साउथ एशिया में, 24वीं की रैंक है।
जो ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये जेंडर पैरिटी को मेजर करता है 4 डायमेंशंस में: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इंडियन इकोनॉमी की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हुई है एब्सोल्यूट टर्म्स में 0.3 पॉइंट से। इंडिया की जो परफॉर्मेंस है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये सेम रहा है 45.9% जैसा कि लास्ट ईयर था। एजुकेशनल अटेनमेंट में भारत का 97.1% स्कोर रहा है, यानी कि पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला है फीमेल शेयर्स ऑफ लिटरेसी में, और ड्रॉप देखने को मिला है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में लगातार दूसरे साल, यानी कि जो फीमेल पार्टिसिपेशन है पार्लियामेंट में वो 14.7% से गिरकर 13.8% हुआ है। भारत की हाई पैरिटी रही है हेल्थ एंड सर्वाइवल में, यानी कि अच्छा स्कोर रहा है भारत का। नेपाल 125 नंबर पर है, श्रीलंका 130 पर है, भूटान 119 पर है, मालदीव 138 पर है, पाकिस्तान सबसे लास्ट पर 148 नंबर पर। विच कंट्री हैज़ बिकम द 10th पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स ग्रुप? कौन सा देश ब्रिक्स समूह का 10वां साझेदार देश बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन है वियतनाम। देखिए, ब्रिक्स की चेयरमैनशिप ब्राज़ील के पास है। इसने अनाउंस किया है कि वियतनाम पार्टनर कंट्री बन गया है ब्रिक्स का। पार्टनर कंट्री की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, मेंबर कंट्री नहीं, पार्टनर कंट्री। तो वियतनाम 10वीं ब्रिक्स पार्टनर कंट्री बना है। इसके अलावा बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान भी पार्टनर कंट्री हैं ब्रिक्स में। जो पार्टनर कंट्री कैटेगरी है, इसको पिछले साल अक्टूबर 2024 में जब कजान रशिया में 16वीं ब्रिक्स समिट हुई थी वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था इस कैटेगरी को, पार्टनर कंट्री कैटेगरी को। एक्सरसाइज शक्ति 2025 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? अभ्यास शक्ति 2025 भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है फ्रांस। एक्सरसाइज शक्ति 2025 इसका 8th एडिशन इंडिया और फ्रांस के बीच में ला कैवेलरी फ्रांस में होगा 18 जून से 1 जुलाई के बीच में। एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है दोनों ही देशों के बीच में। विच 2 कंट्रीज जॉइंटली ऑर्गेनाइज द 3rd यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 2025? किन 2 देशों ने संयुक्त रूप से 3रा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन UNOC3 2025 आयोजित किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है फ्रांस एंड कोस्टा रिका। देखिए, जो यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस है इसका सबसे पहला एडिशन न्यूयॉर्क में हुआ था 2017 में, दूसरा 2022 में हुआ लिस्बन में, अब 3रा एडिशन फ्रांस और कोस्टा रिका मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं नीस फ्रांस में। 9 से 13 जून के बीच में ये आयोजित हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस का थीम रहा एक्सेलरेटिंग एक्शन एंड मोबिलाइजिंग ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन। तो जो ये 3rd ओशन कॉन्फ्रेंस है इसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 यानी कि लाइफ बिलो वाटर इसके इम्प्लीमेंटेशन पर जोर देने वाले हैं। व्हाट इज द वर्ल्ड बैंक्स रिवाइज GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26? वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के लिए विश्व बैंक का संशोधित GDP विकास पूर्वानुमान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है 6.3%। वर्ल्ड बैंक ने जो ग्रोथ फोरकास्ट है भारत के लिए करंट फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 25-26 में 6.3% कर दी है। जनवरी में 6.7% बताई थी, क्योंकि भारत की जो एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है उसमें डिक्लाइन देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, जो ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट है वो 2.3% इन्होंने बताई है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट में ये जारी किया है, ये फोरकास्ट जारी किया है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ग्रोथ बताई हुई है 6.5% उससे कम है। वर्ल्ड बैंक ने 6.3% बताई है। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि अगले जो नेक्स्ट 2 ईयर्स हैं यानी कि फाइनेंशियल 27 और फाइनेंशियल 28 इसमें 6.6% अ ईयर ऑन एवरेज भारत ग्रो करेगा। विच 2 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ 2025? अभ्यास टाइगर क्लॉ 2025 में किन 2 देशों ने भाग लिया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ 2025 ये फर्स्ट एवर इंडिपेंडेंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है इंडियन एयरफोर्स और यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के बीच में, जो कि गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर हिंडन गाजियाबाद में संपन्न हुई है। ये नॉर्थ इंडिया में अलग अलग लोकेशंस पर कंडक्ट की गई 26 मई से 10 जून 2025 के बीच में, और म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस इन स्पेशल ऑपरेशंस और जॉइंट ट्रेनिंग हुई है दोनों एयर फोर्सेस के बीच में इस एक्सरसाइज के दौरान।
हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ येस बैंक इन 2025। येस बैंक के MD और CEO के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, प्रशांत कुमार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रशांत कुमार को रीअपॉइंट करने की मंजूरी दे दी है येस बैंक के MD एंड CEO के तौर पर अगले 6 महीनों के लिए। 6 अक्टूबर से इनका ये नया कार्यकाल शुरू होगा। अच्छा, हालांकि कुछ समय पहले जो येस बैंक है वो इस बारे में चर्चा में था। जापानीज लैंडर है सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, इसने एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये येस बैंक में 20% स्टेक हासिल करेगा। और ये कहाँ से लेगा स्टेक? जो भारतीय बैंक हैं जिनके स्टेक हैं इस बैंक में, जैसे 13.19% स्टेक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बेचेगा अपना। बाकी जो 6.18% स्टेक हैं ये अदर बैंक शेयर होल्डर्स जो हैं, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये लोग बेचेंगे। ठीक है, तो SBI तो अपने 13.19% स्टेक इस बैंक में बेचेगा 8,889 करोड़ रुपए में। The Directorate General of Training, in collaboration with which company, has launched a Green Skills and Electric Vehicles Training Program। प्रशिक्षण महानिदेशालय ने किस कंपनी के सहयोग से हरित कौशल और इलेक्ट्रिक वाहन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, सेल इंडिया। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के तहत आता है, इन्होंने सेल इंडिया के साथ मिलकर ग्रीन स्किल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसका मकसद है जो स्टूडेंट्स हैं, जो फैकल्टी हैं, उन्हें फ्यूचर रेडी कैपेबिलिटीज़, ग्रीन एनर्जी या फिर ई मोबिलिटी से संबंधित जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनमें निपुण करना। ये इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट किया जाएगा एजुनेट फाउंडेशन के द्वारा। और जो सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, दिल्ली, NCR, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, यहाँ पर किया जाएगा। What is the name of the military operation launched by Israel in June 2025 against Iran? जून 2025 में ईरान के खिलाफ इसराइल द्वारा शुरू किए जाने वाले सैन्य अभियान का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है ऑपरेशन राइजिंग लायन। देखिए, इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत काफ़ी मैसिव स्ट्राइक्स की हैं ईरान के अगेंस्ट। इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट किया है, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्रीज को टारगेट किया है, मिलिट्री कमांडर्स को टारगेट किया है। जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं इसके आर्म फोर्सेस के, जनरल मोहम्मद वगैरह, इन्हें मार दिया है। चीफ ऑफ ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हुसैन सलामी, इन्हें भी मार दिया है। इसराइल ने जो है नाम लिया है ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ये बाइबल से लिया है, जिसका मकसद होता है विक्ट्री ऑफ इजरायली पीपल। अच्छा, अब रिटेलिएशन भी होगा। जब अटैक किया है तो ईरान ने भी काफ़ी तगड़ा रिटेलिएशन किया है, तेल अवीव पर काफ़ी मिसाइलें दागी हैं। ठीक है, और ईरान के जो इस अटैक का नाम है वो है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड। वेयर विल द बीज अनुसंधान केंद्र बी स्टैब्लिश्ड? बीज अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है, गुजरात। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, इन तीनों ने ही एक ट्रिपार्टाइट सर्विस एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत ये गुजरात में बीज अनुसंधान केंद्र, जो कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च सेंटर होगा, इसे स्टैब्लिश करेंगे। अंडर दिस एग्रीमेंट जो हैदराबाद बेस्ड ये ICRISAT है, इसे नॉलेज पार्टनर अपॉइंट किया गया है। अमूल हैज़ पार्टनर्ड विद विच स्पेनिश कोऑपरेटिव टू इंट्रोड्यूस अमूल मिल्क अक्रॉस द यूरोपियन यूनियन? अमूल ने यूरोपीय संघ में अमूल दूध पेश करने के लिए किस स्पेनिश सहकारी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, कोवैप। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड यानी कि अमूल और स्पेन की एक कोऑपरेटिव है कोवैप, इन्होंने MOU साइन किया है, जिसके तहत जो अमूल मिल्क है वो स्पेन में और यूरोपियन यूनियन में पेश किया जाएगा या फिर लॉन्च किया जाएगा। तो अमूल मिल्क अब शुरुआत में अवेलेबल होगा मैड्रिड, बार्सिलोना में, उसके बाद फिर मैलागा, वैलेंसिया, एलिगेंट, सेविलिया, कोर्डोबा, लिस्बन, पुर्तगाल। पहली बार है जब अमूल फ्रेश मिल्क यूरोप में मिलेगा। हाउ मेनी ईयर्स हैज़ PMSMA कंप्लीटेड एज ऑफ 2025? 2025 में PMSMA को कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 9 ईयर्स। देखिए, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA, इसे 9 साल पूरे हो गए हैं और 2016 में ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य है एंटीनेटल या फिर प्रीनेटल केयर प्रोवाइड कराना। प्रीनेटल या एंटीनेटल मतलब जो प्रेग्नेंट वीमन होती है, जब तक उनकी डिलीवरी ना हो जाए तो उनको सर्विसेज प्रोवाइड होना, उनको केयर प्रोवाइड कराना, चेकअप प्रोवाइड कराना, ठीक है, या जो भी मेडिसिन होती हैं वो प्रोवाइड कराना।
जब तक कि सुरक्षित बच्चा पैदा न हो जाए। और इस स्कीम का उद्देश्य ये भी था कि मैटरनल एंड नियोनेटल मोर्टेलिटी को घटाना। नियोनेटल डेथ मतलब जैसे कोई बच्चा हुआ और शुरुआत के 28 दिन काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, अगर उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है तो नियोनेटल डेथ वो कहलाती है। इस स्कीम के तहत एंटीनेटल केयर सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाती है प्रेग्नेंट महिलाओं को हर महीने के 9th को, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द 2nd एंड 3rd ट्राइमेस्टर। और इसका सबसे इम्पैक्टफुल जो रिजल्ट रहा वो ये रहा कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में ड्रॉप देखने को मिला है, जहाँ 2014-16 में 130 पर 1 लाख लाइव बर्थ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट थी, वहीं ये अब घट कर 2021-23 में 80 हो गई। जब 2022 में गवर्नमेंट ने एक्सपेंडेड PMSMA लॉन्च किया था, जिसका मकसद था जो हाई रिस्क प्रेग्नेंट वीमेन हैं उनको ट्रैक करना, ट्रेस करना और उनकी सेफ डिलीवरी कराना। According to the Cushman and Wakefield, what is Mumbai's rank among global cities in data center capacity under construction? Cushman and Wakefield के अनुसार निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता में वैश्विक शहरों में मुंबई का स्थान क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 6th। तो मुंबई 6th पोजीशन पर है अमंग 97 सिटीज़ ग्लोबली, अगर हम डेटा सेंटर कैपेसिटीज़ की बात करें जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऐसा कुशमैन एंड वैकफील्ड के जो लेटेस्ट ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन रिपोर्ट 2025 उसमें बताया गया है। 2024 के एंड तक मुंबई में 335 मेगावाट की डेटा सेंटर कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन रही, जो कि 62% तक पहुंच जाएगी इसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी की जैसे ही कंप्लीट होती है। वर्जीनिया पहले पोजीशन पर है 1834 मेगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन के तहत। उसके बाद फिर एटलांटा है, फिर कोलंबस है, फिर डैलास है, फोनिक्स है। इसमें पुणे और बेंगलुरु को भी चौथे और 5वें स्थान पर रखा गया अगर हम एशिया पैसिफिक के इमर्जिंग डेटा सेंटर हब्स की बात करें। Which aerospace company has signed a strategic partnership with Southern Ariane Group of France for next payload mission? किस एरोस्पेस कंपनी ने अगले पेलोड मिशन के लिए फ्रांस के सोडर्न एरियन ग्रुप के साथ रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है ध्रुव स्पेस। हैदराबाद बेस्ड ध्रुव स्पेस, इसने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की है फ्रांस बेस्ड सोडर्न एरियन ग्रुप के साथ, ठीक है। और इस कोलैबोरेशन के तहत जो ध्रुव स्पेस की फ्लैगशिप लॉन्चिंग एक्सपीडिशन फॉर एस्पायरिंग पेलोड्स इनिशिएटिव है, इसके तहत जो सोडर्न है वो अपना नेक्स्ट जनरेशन होरस स्टार ट्रैकर को लॉन्च करेगा ध्रुव स्पेस का जो पेलोड मिशन है उसके जरिए। द मुख्य मंत्री जीवन अनुप्रेरणा स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी है आसाम। तो आसाम के रिसर्च स्कॉलर्स के लिए आसाम चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्व शर्मा ने मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा स्कीम लॉन्च की है गुवाहाटी में। इसका मकसद है 1 टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, खास करके दिव्यांग स्कॉलर्स हैं। 25,000 रुपये फुल टाइम रिसर्च 25,000 रुपये दिए जाएंगे जो फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन्हें, 40,000 रुपये दिए जाएंगे जो दिव्यांग रिसर्च स्कॉलर्स हैं उन्हें। ये स्कीम जो परमानेंट रेजिडेंट हैं असम के जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं उनके लिए है। When is the World Day to combat desertification and drought observed annually? विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 17 जून। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया है कि 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट मनाया जाएगा। थीम इसके लिए है 2025 में रिस्टोर द लैंड अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। विच इंडियन स्टेट करंटली हैज़ द हाईएस्ट डेट टू जीडीपी रेशियो? वर्तमान में किस भारतीय राज्य का ऋण जीडीपी अनुपात सबसे अधिक है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है जम्मू एंड कश्मीर। तो आप राइट साइड में टॉप 10 स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज देख सकते हैं जिनका डेट टू जीडीपी रेशियो सबसे अधिक है। तो टॉप पोजीशन में जम्मू एंड कश्मीर आता है जिसका डेट टू जीडीपी रेशियो 51% है, फिस्कल डेफिसिट 5.6% है। उसके बाद फिर नागालैंड है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर पंजाब है। 10वें नंबर पर बिहार है। देखिए हम सभी जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है, फास्टेस्ट इकोनॉमी इसको बताया है कई एजेंसीज ने। और हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो है 80.4% है ग्लोबली। और हम ये एम कर रहे हैं कि डेट टू जीडीपी रेशियो हमारा 50 ±1% हो जाए मार्च 31, 2031 तक। डेट टू जीडीपी रेशियो नाम से पता चल रहा है, यानी कि आपके ऊपर कितना डेट है। अगर हम उसे परसेंटेज के टर्म में देखें, जीडीपी के परसेंटेज के, हमारी जितनी जीडीपी है उसका कितना परसेंटेज हमारा डेट है उसको बोलते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो। अगर हम राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर
का सबसे ज़्यादा डेट टू जीडीपी रेशियो है 51%, हाईएस्ट है सभी स्टेट्स में। इसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश आता है। और डेट टू जीडीपी रेशियो कैसे निकालते हैं किसी भी स्टेट का, टोटल स्टेट डेट अपॉन स्टेट जीडीपी, फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। उड़ीसा की बात करें, इसके विपरीत उड़ीसा का सबसे लोवेस्ट डेट टू जीडीपी रेशियो है 12.7% का, महाराष्ट्र का 18.4%, गुजरात 15.3%, कर्नाटक 24.9%, तमिलनाडु 26.1%। In which district Uttar Pradesh was successful model rocket payload launch test conducted for the first time? उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहली बार सफल मॉडल रॉकेट पेलोड लॉन्च परीक्षण किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, कुशीनगर। एक सक्सेसफुल मॉडल रॉकेट लॉन्चिंग टेस्ट कंडक्ट किया उत्तर प्रदेश के कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में, और ऐसा पहली बार है जब कोई पेलोड लॉन्च किया गया है किसी रॉकेट से उत्तर प्रदेश में। ये टेस्ट कंडक्ट किया गया एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा, और इसमें इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन यानी कि इन स्पेस और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो का भी समर्थन रहा है। तो ये रॉकेट 1.1 किलोमीटर की हाइट तक गया। इसके बाद एक स्मॉल सैटेलाइट जिसे हम पेलोड कहते हैं वो बाहर निकला, और जैसे ये डाउन आया 5 मीटर तक, फिर पैराशूट एक्टिवेट हुआ और ये सैटेलाइट 400 मीटर के दायरे में अपना लैंड की। जो 15 kg का रॉकेट था वो भी सेफली नीचे लैंड किया। ये टेस्ट इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैन सेट इंडिया स्टूडेंट कंपटीशन 2024-25 का हिस्सा है, और अक्टूबर नवंबर में एक लार्जर इवेंट होने वाला है जहाँ पर 900 यूथ बिल्ड सैटेलाइट्स को टेस्ट किया जाएगा। हु इज़ द टाइटल विनर ऑफ द दिल्ली ओपन चेस चैंपियनशिप? दिल्ली ओपन शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? राइट आंसर ऑप्शन भी है, अभिजीत गुप्ता। ग्रैंड मास्टर अभिजीत गुप्ता, इन्होंने अरण्यक घोष को हराकर दिल्ली जीएम ओपन जीती है, ग्रैंड मास्टर ओपन जीता है। इस तरह से इन्हें 7 लाख का कैश प्राइज मिला है। विच इज़ द फर्स्ट अल्कोहल लेबल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट टू बी एक्सपोर्टेड? पूर्वोत्तर से निर्यात होने वाला पहला अल्कोहल लेबल कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट जिन। देखिए मेघालय हम सभी जानते हैं, चेरापूंजी है रेन के लिए जाना जाता है, तो चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट जिन ये फर्स्ट अल्कोहल ड्रिंक बन गई है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से, जिसे एक्सपोर्ट किया जाएगा। और इसी तरह से सोहरा है, सोहरा मेघालय का ही नाम है। तो अब ये जो जिन है, जो ये अल्कोहलिक जो ड्रिंक है, सो जापान, थाईलैंड, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा। विच अल्कोहलिक बेवरेज फ्रॉम गोवा हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड अ जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? गोवा के किस मादक पेय को हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन भी है, ओजोफेनी। देखिए गोवा की जो ओजोफेनी है, जिसे कैस्कर डिस्टिलरी द्वारा बनाया जाता है नैनोरा विलेज पणजी के पास, ये फर्स्ट एवर फेनी बन गई है जिसे जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है भारत में। और अब इसकी यूनिक प्रिपरेशन के लिए इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, कोई भी इसको कॉपी नहीं कर सकता या फिर अपने नाम से इसको बेच नहीं सकता। फेनी जो है एक ट्रेडिशनल इंडियन स्पिरिट है या मादक पेय कह सकते हैं, और फर्मेंटेशन द्वारा बनती है, डबल डिस्टिलेशन द्वारा बनती है, या तो कैश्यू एप्पल से या फिर कोकोनट सैप से। जिसको बनाते हैं उन्हें बाटिकर्स बोलते हैं। आपको बता दें स्टैटिक नॉलेज के लिए कि दार्जिलिंग टी ये पहला प्रोडक्ट है भारत में जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ था साल 2004 में। फिनलैंड हैज़ रिसेंटली ओपनड इट्स ऑनररी कंसुलेट इन विच इंडियन सिटी? फिनलैंड ने हाल ही में किस भारतीय शहर में अपना मानद वाणिज्य दूतावास खोला है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, अहमदाबाद। फिनलैंड ने अपना ऑनररी कंसुलेट खोला है अहमदाबाद गुजरात में। कुलीन लालबाई इन्हें ऑनररी कॉन्सुल बनाया गया है इसके लिए। विच श्रीलंकन बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉरेन कॉर्पोरेट इशूअर टू लिस्ट ग्रीन बॉन्ड्स ऑन NSE 9? कौन सा श्रीलंकाई बैंक NSE 9 पर ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला पहला विदेशी कॉर्पोरेट जारीकर्ता बन गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, DFCC बैंक PLC। तो श्रीलंका का जो DFCC बैंक PLC है ये फर्स्ट फॉरेन कॉर्पोरेट बैंक बन गया है जिसने ग्रीन बॉन्ड्स को इशू किया है NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज गिफ्ट सिटी गुजरात में। जो एक ग्रीन बॉन्ड्स हैं इनकी वैल्यू है लंकन रुपी 2.5 बिलियन, और इस बॉन्ड से जो पैसा अर्जित किया जाएगा उसे श्रीलंका अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए लगाएगा, जैसे सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। ग्रीन बॉन्ड मैंने आपको पहले ही बताया, एक फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं
और इनको जारी करके आप फंड कलेक्ट करते हैं जिन्हें केवल इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स के लिए यूज़ किया जाता है, या इस प्रोजेक्ट्स के लिए जिनका बेनिफिट इन्वायरमेंट को होता है। ठीक है, जैसे आपने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट लगा दिया, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट लगा दिया, इस तरह के। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड रिसेंटली साइंड एन MOU विद विच कंपनी टू डेवलप इंडिजिनियस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर समाधान विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। देखिए, नवरत्न डिफेंस PSU है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, जिसके जरिए ये इंडिजीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर सॉल्यूशंस को डेवलप करेंगे। एग्रीमेंट साइन किया गया मनोज जैन जो कि चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं BL के, और डॉक्टर रणधीर ठाकुर जो कि CEO एंड MD हैं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से, इनके बीच में। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड विच एयरलाइन साइंड 7-year डील टू मॉडर्नाइज सिस्टम्स विद AI सॉल्यूशंस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और किस एयरलाइन ने AI समाधान के साथ सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए 7 साल का समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, वर्जिन अटलांटिक। देखिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने वर्जिन अटलांटिक के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसके जरिए जो वर्जिन अटलांटिक का जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वो किया जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा। लिखा भी है, एज पार्ट ऑफ दिस लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट TCS विल मॉडर्नाइज वर्जिन अटलांटिक्स कोर टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस बाय इम्प्लीमेंटिंग। Which Indian state has signed an MOU with NVIDIA Corp to promote the AI ecosystem? किस भारतीय राज्य ने AI इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए NVIDIA Corp के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी NVIDIA Corp के साथ, जिसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को और एडवांस बनाया जाएगा राज्य में। एज पार्ट ऑफ द MOU साइड बिटवीन बोथ द साइड्स, the tech giant will provide support to the state in preparing curriculum and training over next 2 years. आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने नीति आयोग और ISEG फाउंडेशन के साथ भी एक MOU साइन किया है स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप के लिए, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है वो बढ़ाना चाहता है आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट अपनी टोटल एनर्जी आउटपुट में। Who is currently ranked as India's number 1 women's squash player? वर्तमान में भारत की नंबर 1 महिला स्क्वैश खिलाड़ी कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, अनाहत सिंह। देखिए, अनाहत सिंह एक उभरती हुई स्क्वैश प्लेयर है और कई बार चर्चा में रहती है, और यहाँ से स्टडी जी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि किस स्पोर्ट से संबंधित हैं या फिर उन्हें कोई टाइटल जीता है, इस तरह से। तो अनाहत सिंह इंडिया की नंबर 1 वुमेन्स स्क्वैश प्लेयर हैं। इन्होंने 2 सम्मान हाल ही में जीते हैं, एक तो PSA अवार्ड्स 2024-25 में 2 अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं। पहला है विमेंस चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन, दूसरा है विमेंस यंग प्लेयर ऑफ द सीजन टाइटल, जो कि इन्होंने अमीना उर्फी जो कि इजिप्ट की हैं इनके साथ शेयर किया। हाल ही में इंडियन ओपन हुआ था मुंबई में, उसमें इन्होंने जोशना चिनप्पा को हराया और टाइटल जीता। वहीं इन्होंने अंडर-17 टाइटल जीता ब्रिटिश जूनियर ओपन में जनवरी में, और एशियन जूनियर टीम चैंपियनशिप में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, उसमें भी ये टीम का हिस्सा रही। Who is popularly known as the Mango Man of India, who has named a newly developed mango variety after Defense Minister राजनाथ सिंह? भारत के मैंगो मैन के नाम से कौन जाते जाते हैं जिन्होंने एक नव विकसित आम की किस्म का नाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम पर रखा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, हाजी कलीमुल्ला खान। तो कलीमुल्ला खान, इन्हें मैंगो मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्होंने एक नई मैंगो वैरायटी बनाई है जिसका नाम इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के नाम पर रखा है, और मलिहाबाद ऑर्चार्ड में इन्होंने ये ग्राफ्टिंग टेक्निक को यूज़ किया है, और आम का नाम है रायनाथ आम। विच कंपनी डिड मार्की इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग SBI म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स एंड मॉर्गन स्टैनले रिसेंटली एक्वायर अ 1.8% स्टेक इन थ्रू बल्क ट्रांजेक्शंस? SBI म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनले सहित प्रमुख निवेशकों ने हाल ही में किस कंपनी में 1.8% हिस्सेदारी हासिल की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, बजाज फिनसर्व। देखिए, SBI म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स और मॉर्गन स्टैनली, इन्होंने 1.8% स्टेक हासिल किया है बजाज फिनसर्व में। 5,506 करोड़ रुपए की डील रही है। इनके अलावा इसमें JP मॉर्गन इंडिया, सिटी ग्रुप ग्लोबल, सोसाइटी जनरली, SBI लाइफ इंश्योरेंस, बोफा सिक्योरिटीज, बार्कलेस मर्चेंट बैंक, ये सभी इसमें शामिल रहे। What is the name of India's first AI-powered thinking satellite developed by Take Me to Space? टेक मी टू स्पेस द्वारा विकसित भारत के पहले AI संचालित थिंकिंग उपग्रह का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है MOITD। देखिए, टेक मी टू स्पेस
एक स्पेस टेक स्टार्टअप है। इसने इंडिया की फर्स्ट थिंकिंग सैटेलाइट बनाई है, यानी कि वो डेटा को प्रोसेस कर सकती है स्पेस में ही। इसका नाम है MOITD, यानी कि मिशन ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। ये लॉन्च की जाएगी इसरो PSLV या फिर SSLV लॉकेट द्वारा सितंबर 2025 में। ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स क्या करती हैं, डेटा को कैप्चर करती हैं, वापस भेजती हैं अर्थ में, जिससे काफ़ी डिले होता है, डेटा लॉस होता है। लेकिन MOITD सैटेलाइट क्या है, डायरेक्ट स्पेस में ही डेटा प्रोसेस करती है, रियल टाइम डेटा प्रोसेस करती है। विच कंपनी इज रिसेंटली अपॉइंटेड सुदर्शन वेनु एज इट्स चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। हाल ही में किस कंपनी ने सुदर्शन वेनु को अपना अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है TVS मोटर कंपनी। TVS मोटर कंपनी जो कि इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, इन्होंने सुदर्शन वेनु को चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। सर राल्फ स्पेथ की ये जगह लेंगे इस पोजीशन पर। What is the new minimum land requirement for special economic zones dedicated to semiconductor और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग? अर्धचालक या इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण के लिए समर्पित विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए नई न्यूनतम आवश्यक भूमि सीमा कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी है 10 हेक्टेयर्स। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स रूल्स 2006 में कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, ताकि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर हैं सेमीकंडक्टर्स के उनका पार्टिसिपेशन बढ़ सके। तो रूल 5 में चेंज किया है। पहले जैसे किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को इस्टेब्लिश करना है सेमीकंडक्टर्स के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए, तो मिनिमम आपके पास 50 हेक्टेयर्स लैंड एरिया होना चाहिए, लेकिन अब इसको 10 हेक्टेयर्स लैंड एरिया कर दिया है। तो अब जो छोटी कंपनीज हैं वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बेनिफिट्स हैं जैसे टैक्स एग्जेम्पशन, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, ये सब हासिल कर सकती है। दूसरा ये है कि बोर्ड ऑफ अप्रूवल इन्हें प्राप्त हो जाएगी, उनकी लैंड को इनकम्प्रेंस फ्री जो है घोषित किया जा सकता है, यानी कि ऐसी लैंड जिस पे कोई लीगल क्लेम नहीं है, लेनियन नहीं है या फिर चार्जेस हैं उसके अगेंस्ट, तो उसे भी अप्रूव किया जा सकता है। तीसरा है रूल 18 में अमेंडमेंट किया गया है, और जो सेज यूनिट्स हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में, वो डोमेस्टिकली सप्लाई कर सकती हैं आफ्टर पेइंग द एप्लीकेबल ड्यूटीज़। अप्रूवल हैज़ बीन ग्रांटेड फॉर सेटिंग अप द 2 सेज फैसिलिटीज़ इन गुजरात एंड कर्नाटका। तो गुजरात में माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अपनी एस्टेब्लिशमेंट करेगा। हुबली ड्यूरेबल गुड्स क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड धारवाड़ कर्नाटक में इस्टेब्लिश करेगा। वेयर वॉज द नेटोज एनुअल लार्ज स्केल मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज बाल्टोप्स 25 कंडक्टेड? नाटो का वार्षिक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बाल्टोप्स 25 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है लातविया। तो नाटो का जो एनुअल लार्ज स्केल मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज, इसका नाम है बाल्टिक ऑपरेशंस 2025 या फिर शॉर्ट में कहें बाल्टोप्स 25, ये संपन्न हुआ है लातविया में। नाटो जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इसे नॉर्थ एटलांटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 32 मेंबर स्टेट्स हैं, 30 तो यूरोपियन और 2 नॉर्थ अमेरिकन, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इसकी स्थापना हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, और नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी एक साइन हुई थी वाशिंगटन DC में 4 अप्रैल 1949 को, उसी के तहत इसकी स्थापना हुई। नाटो का जो मेन हेडक्वार्टर्स है वो ब्रसेल्स में है, बेल्जियम में, और इसका जो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स है वो मॉन्स बेल्जियम में है। तो इनका प्रिंसिपल क्या है, मतलब कई सारे प्रिंसिपल हैं, उनमें से एक प्रिंसिपल ये है कि जो भी नाटो के मेंबर कंट्रीज हैं, यदि एक पर हमला होता है तो सभी मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसको डिफेंड करना उस कंट्री को। Who has been conferred with the श्रीमंत शंकर देव अवार्ड फॉर 2023? 2023 के लिए श्रीमंत शंकर देव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन भी है सोनल मानसिंह। जानी मानी क्लासिकल डांसर सोनल मानसिंह, इन्हें श्रीमंत शंकर देव अवार्ड दिया गया है 2023 के लिए असम गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के द्वारा। ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया था असम गवर्नमेंट द्वारा 1986 में। Which prize was awarded to NitroCapt in 2025 for its green fertilizer innovation? NitroCapt को हरित उर्वरक नवाचार के लिए 2025 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है फूड प्लैनेट प्राइज। देखिए, फूड प्लैनेट प्राइज 2025 दिया गया है एक स्टार्टअप को। उन्होंने क्या किया है, एक लो एमिशन ग्रीन फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी विकसित की है, वो भी एयर एंड प्लाज्मा को यूज़ करके। तो उससे जो ग्लोबल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, ठीक है, उसमें जो एमिशन की मात्रा होती है वो कम हो जाएगी।
तो नाइट्रो कैप्ट नाम का स्टार्टअप है, यानी कि नाइट्रोजन कैप्चर इसको बोलते हैं। तो इन्होंने एक इस तरह की टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है, वो भी सस्टेनेबल वे में, यानी कि हमारे क्लाइमेट को, एनवायरनमेंट को हानि ना पहुँचे। फॉसिल फ्यूल्स का उसमें यूज़ बिल्कुल नहीं किया गया है, बल्कि नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज किया गया है एयर में, और प्लाज्मा ने जो है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया है। ठीक है, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को इसमें यूज़ किया गया है। नाइट्रोकैप्ट के फाउंडर हैं गुस्ताव फोर्सबेक। तो इन्हें $2 मिलियन का फूड प्लैनेट प्राइज मिला है कर्ट बैकफोर्स फाउंडेशन के द्वारा स्टॉकहोम स्वीडन में। जो ये कर्ट बैकफोर्स फूड प्लैनेट प्राइज है, ये लार्जेस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी स्थापना स्वीडन में हुई थी 2019 में। और ये किस लिए दिया जाता है? कोई भी ऐसा इनिशिएटिव हो जिससे जो हम चीज़ें खाते हैं या फिर जो हम चीज़ें खा रहे हैं जिनसे वो बनी हैं, तो वो इन्वायरमेंट पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट डालें। इस तरह कोई इनोवेशन हुआ हो, तो जैसे हम देखते हैं कि फसलों में फर्टिलाइज़र डलता है, ठीक है, तो उसका बैड इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी हेल्थ पे। तो हम यहाँ पर इन्होंने ग्रीन फर्टिलाइज़र बनाए हैं, तो ग्रीन फर्टिलाइज़र से हमारे हेल्थ पर भी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड बाय रशियन हाउस इन मुंबई। मुंबई स्थित रशियन हाउस द्वारा दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है, जावेद अख्तर। वेटरन स्क्रीन राइटर हैं, लिरिसिस्ट हैं, पोएट हैं जावेद अख्तर। इन्हें दोस्तोवस्की स्टार अवार्ड सम्मानित किया गया है रशियन हाउस द्वारा मुंबई में। और जो इनका रोल रहा है कल्चर डायलॉग्स को प्रमोट करने का, लिटरेरी हेरिटेज को प्रिजर्व करने का, उसी को रिकॉग्नाइज किया गया है। अख्तर को कई सारे सम्मान मिले हैं। 5 नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हुए हैं इन्हें बेस्ट लिरिक्स के लिए। पद्मश्री मिला 1999 में, पद्म भूषण 2007 में, साहित्य अकेडमी अवार्ड इन उर्दू मिला इन्हें इनकी पोइट्री कलेक्शन लावा के लिए। 2020 में फर्स्ट इंडियन ही बने जिन्हें रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड दिया गया। हु रिसेंटली स्टेप डाउन एज इंडिया G20 शेरपा। हाल ही में भारत के G20 शेरपा के पद से किसने इस्तीफा दिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत ये इंडिया के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है, और 45 साल का जिनका कैरियर रहा गवर्नमेंट सर्विस में, उसकी अब समाप्ति हो चुकी है। ये फॉर्मर नीति आयोग CEO भी हैं, और भारत को G20 में 2022 से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2023 में जब भारत के पास प्रेसिडेंसी आई G20 की, इनका काफ़ी अहम रोल रहा सब कुछ तय करने में, सब कुछ प्लान करने में। नीति आयोग के लॉन्गेस्ट टेन्योर्ड CEO भी रहे हैं 6 साल तक, फरवरी 2016 से जून 2022 तक। फिर उसके बाद 2022 में जुलाई में इन्हें G20 शेरपा नियुक्त कर दिया गया था। इनसे पहले यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल थे इस पद पर। इससे पहले ये सेक्रेटरी भी रहे हैं डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन में, जॉइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में। What is the name of the initiative launched by National Commission for Women to promote women's AI literacy and digital awareness? महिलाओं की AI साक्षरता और डिजिटल जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, यशोदा AI योर AI सखी। यशोदा AI योर AI सखी, तो इसको लॉन्च किया गया है महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में। इसका मकसद है जो महिलाओं की AI लिटरेसी है उसको बढ़ाना, उनकी डिजिटल अवेयरनेस को बढ़ाना। और ये जो इनिशिएटिव है इसको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW द्वारा लॉन्च किया गया है। महिलाओं को एम्पावर करने का एक तरीका है। यशोदा AI इज द इनिशिएटिव ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन कोलैबोरेशन विद फ्यूचर शिफ्ट लैब्स। व्हाट इज इंडिया सोशल सिक्योरिटी कवरेज इन 2025 अकॉर्डिंग टू ILO स्टेट। ILO स्टेट के अनुसार 2025 में भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 64.3%। तो इंडिया की जो सोशल सिक्योरिटी कवरेज है ये इंक्रीज हो चुकी है। 2015 में 19% थी और 2025 में 64.3% हो चुकी है। ऐसा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के ILO स्टेट में बताया गया है। पिछले एक डिकेड में 45 परसेंटेज पॉइंट का सर्च देखने को मिला है, यानी कि बढ़ोतरी देखने के लिए मिली है। और 94 करोड़ से अधिक पीपल अब किसी ना किसी एक सोशल प्रोटेक्शन स्कीम से तो जुड़े हुए हैं। सोशल प्रोटेक्शन स्कीम मतलब जैसे अटल पेंशन योजना हो गई और जीवन ज्योति योजना हो गई, इस तरह की जो योजना होती है। बेनिफिशियरी काउंट के हिसाब से देखें तो भारत पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर है अगर हम सोशल प्रोटेक्शन स्कीम के बेनिफिशरीज की बात करें। डायरेक्टर जनरल ILO के गिलफर्ड F होंगबो हैं। Which mutual fund has launched the first ever exchange traded fund that aims to track the Nifty India Internet
इंडेक्स किस म्यूचुअल फंड ने पहला एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य निफ्टी इंडिया इंटरनेट इंडेक्स को ट्रैक करना है? राइट आंसर ऑप्शन सी है ग्रो म्यूचुअल फंड। तो ग्रो म्यूचुअल फंड ने ग्रो निफ्टी इंडिया इंटरनेट ETF लॉन्च किया है जो कि फर्स्ट एवर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है जो कि निफ्टी इंडिया इंटरनेट इंडेक्स को ट्रैक करता है। तो इस फंड का मकसद है इंटरनेट फर्स्ट बिजनेस है जिनमें इंटरनेट का जो है जिनके बिना इंटरनेट का कोई वजूद ही नहीं है, इस तरह के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना, जैसे कि E-कॉमर्स, फिनटेक, ऑनलाइन ट्रैवल, डिजिटल पेमेंट्स, स्टॉक ब्रोकिंग, एंटरटेनमेंट, इन सभी जो स्टॉक्स हैं इनमें इन्वेस्ट करवाना। और निफ्टी इंडिया इंटरनेट इंडेक्स इसमें 21 लिस्टेड कंपनीज हैं इस तरह की। What is the name of the tool introduced by SEBI to verify UPI IDs? UPI ID सत्यापित करने के लिए सेबी द्वारा पेश किए गए टूल का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है सेबी चेक। देखिए, फ्रॉड को रोकने के लिए और इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है उसको पाने के लिए सेबी ने नया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट स्ट्रक्चर मैंडेट किया है जितने भी रजिस्टर्ड मार्केट इंटरमीडिएटरीज हैं जो इन्वेस्टर से फंड कलेक्ट करते हैं उन सभी के लिए। तो नया UPI एड्रेस फ्रेमवर्क का मकसद वही है कि कोई व्यक्ति अनरजिस्टर्ड है, यानी कि कोई कंपनी अनरजिस्टर्ड एंटिटीज़ है और वो इन्वेस्टर से पैसा ट्रांसफ़र कर रही है और लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस तरह के ये काम रोकने के लिए। और 1 अक्टूबर 2025 से मैकेनिज्म लाइव हो जाएगा, ऐसा सेबी के चेयरपर्सन तुहिन कांता पांडे ने अनाउंस किया है। इसके अलावा सेबी ने एक नया टूल भी लॉन्च किया है सेबी चेक। तो इससे इन्वेस्टर्स कंफर्म कर सकते हैं किसी भी UPI ID को, एक QR कोड मिलेगा उसको स्कैन कर सकते हैं या फिर मैन्युअली UPI ID एंटर कर सकते हैं उस टूल पर और देख सकते हैं उसकी बैंक डिटेल्स इंक्लूडिंग अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये सब वेरीफाई कर सकते हैं। विच पुणे बेस्ड बैंक हैज रिसेंटली रिसीव्ड द शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? हाल ही में पुणे स्थित किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से अनुसूचित बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ? राइट आंसर ऑप्शन डी है विश्वेश्वर कोऑपरेटिव बैंक। तो पुणे हेडक्वार्टर्ड विश्वेश्वर कोऑपरेटिव बैंक को शेड्यूल्ड बैंक स्टेटस प्राप्त हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। इस तरह से 50th कोऑपरेटिव बैंक बन गया है हमारे देश का और तीसरा बैंक बन गया है पुणे से, जिसे शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस प्राप्त हुआ RBI से। शेड्यूल्ड बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिन्हें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड किया जाता है। और 2 तरह की मेन फैसिलिटीज़ अब इनको प्राप्त होती हैं जो शेड्यूल बैंक होता है। एक तो RBI से लोग लोन या डेट ले सकते हैं बैंक रेट पर, दूसरा इन्हें क्लियरिंग हाउस की मेंबरशिप मिल जाती है। अच्छा, कोई बैंक शेड्यूल बैंक के लिए बन सकता है, उसका एक क्राइटेरिया ये भी है कि उसके पास पेड अप कैपिटल कम से कम 5 लाख रुपये की होनी चाहिए और जो RBI का फाइनेंशियल क्राइटेरिया है उसको वो मैच करे। विच कंपनी हैज़ लॉन्च द फुली डिजिटल लोन सोल्यूशन बिजनेस लोन 24/7? किस कंपनी ने पूर्णतः डिजिटल ऋण समाधान बिजनेस लोन 24/7 लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है पूनावाला फिनकॉर्प। पूनावाला फिनकॉर्प ने बिजनेस लोन 24/7 लॉन्च किया जो कि फुली डिजिटल लोन सोल्यूशन है MSMEs के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। और इसके लिए अगर लोन चाहिए MSME को तो अलग से विजिट करने की ज़रूरत नहीं है किसी ब्रांच को या फिर फिजिकल डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाएगा। स्ट्रेट थॉट प्रोसेसिंग मॉडल पर यह आधारित है। विच इंडियन कंपनी हैज़ पार्टनर विद जर्मनीज तेहल डिफेंस टू प्रोड्यूस नेक्स्ट जनरेशन टर्मिनली गाइडेड म्यूनिशंस? किस भारतीय कंपनी ने टर्मिनली गाइडेड हथियार के उत्पादन के लिए जर्मनी की ढाईहल डिफेंस के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन डी है रिलायंस डिफेंस। अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस ने टाई अप किया है जर्मनी बेस्ड डायल डिफेंस के साथ, जिसके जरिए नेक्स्ट जनरेशन टर्मिनली गाइडेड म्यूनिशंस को प्रोड्यूस करेंगे इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए। और इसके जरिए लोकल प्रोडक्शन ही होगा यहाँ पर वोल्केनो 155 mm प्रिसीजन गाइड म्यूनिशन सिस्टम का। और जो रिलायंस डिफेंस है वो एक लार्ज हाईटेक ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड एम्यूनिशन एंड एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को स्थापित करेगी वाटा इंडस्ट्रियल एरिया रत्नागिरी महाराष्ट्र में। By which year is the gig and platform workforce in India expected to reach nearly 62 million? किस वर्ष तक भारत में गिग और प्लेटफॉर्म कार्यबल लगभग 62 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 2047। देखिए 2047 तक जो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कफोर्स हमारे देश में वो 62 मिलियन तक पहुंच जाएगा, यानी कि टोटल जो नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स है उसका 15%। ऐसा गवर्नमेंट द्वारा संचालित एक थिंक टैंक ने बताया है और थिंक टैंक का नाम है VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट।
तो इन्होंने बताया ये 2022 की नीति आयोग की जो रिपोर्ट है गिग वर्कर्स की, तो उससे इन्होंने एस्टिमेट्स निकाले। गिग वर्कर्स आप समझ रहे हैं ना, जो मतलब नॉन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर से आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं जैसे ये जोमेटो वाले हो गए, स्विगी वाले हो गए, ब्लिंकिट वाले हो गए। कोई ऐसी फिक्स्ड सैलरी नहीं है, या फिर मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़े हैं जैसे सैलरी वाले लोग होते हैं, है ना। या फिर कोई ऐसा नहीं है कि हाँ इंश्योरेंस कोई इनका प्रोवाइड हो रखा है जैसे, या फिर कोई तरह का फंड इनको मिलता है। ठीक है, इस तरह का नहीं है, कभी भी हट सकते हैं, खुद भी हट सकते हैं और कंपनी में इनको कभी भी हटा सकती है। Which Indian Navy stealth frigate participated in the passage exercise with the United Kingdom's Carrier Strike Group? भारतीय नौसेना के किस स्टेल्थ फ्रिगेट ने यूके के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ नावल अभ्यास में भाग लिया? राइट आंसर ऑप्शन है आईएनएस तबर। इंडियन नेवी का स्टील्थ फ्रिगेट है आईएनएस तबर, एक सबमरीन और P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। इन्होंने यूनाइटेड किंगडम के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ नॉर्थ अरेबियन सी में पार्टिसिपेट किया है एक पैसेज एक्सरसाइज में। इसमें हेलीकॉप्टर्स भी रहे, टैक्टिकल मैन्योवर्स, कोऑर्डिनेटेड एंटी सबमरीन ऑपरेशन, ये सभी इसमें किए गए। वेयर वॉज द सेकेंड सेशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैरीन एड्स टू नेविगेशन काउंसिल हेड? समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन परिषद का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है नीस, फ्रांस। देखिए, भारत वाइस प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैरीन एड्स टू नेविगेशन का, IALA का। इसने IALA काउंसिल के सेकंड सेशन में पार्टिसिपेट किया है जो कि नीस, फ्रांस में हुआ है। और भारत ने 1957 में इसको ज्वाइन कर लिया था जब इसकी स्थापना हुई थी IALA की। व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ द लोन अप्रूव्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर गुजरात वर्कफोर्स डेवलपमेंट? गुजरात के कार्यबल विकास के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा अनुमोदित ऋण की कुल राशि कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है 109.97 मिलियन US$। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने गुजरात के इंडस्ट्रियल हब के लिए, इंडस्ट्रियल हब उसे बनाने के लिए 109.97 मिलियन US$ का लोन अप्रूव कर दिया है। तो गुजरात का जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वहाँ पर इस फंड को यूटिलाइज किया जाएगा। विच बैंक पार्टनर विद वेदांता एल्यूमिनियम फॉर कस्टमर फाइनेंसिंग? किस बैंक ने ग्राहक वित्त पोषण के लिए वेदांता एल्यूमिनियम के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो वेदांता एल्यूमिनियम जो कि इंडिया की लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है, इसने MOU साइन किया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ, जिसके तहत जो कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा जो भी वेदांता एल्यूमिनियम के कस्टमर्स हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो एक तो कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट पर दिया जाएगा, मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायर्ड होगी। यदि वेदांता एल्यूमिनियम के कोई कस्टमर है तो उसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है लोन प्रोवाइड कराएगी। वेदांता एल्यूमिनियम के CEO राजीव कुमार हैं, MD एंड CEO सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मातम वेंकटा राव हैं। हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट फीमेल चीफ ऑफ MI6? MI6 की पहली महिला प्रमुख कौन होंगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है ब्लेस मैट्रेवेली। देखिए, MI6 को पहली बार कोई महिला लीड करेंगी, और जो ये फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस है MI6, इसके 116 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है। तो नाम है ब्लेस मैट्रेवेली, ये 18th चीफ होंगी MI6 की, और सर रिचर्ड मूरे को ये सक्सीड करेंगी। सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस SIS या फिर MI6 भी इसको बोलते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस सेक्शन 6, ये एक फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस है यूनाइटेड किंगडम की। और आपको बता दें इसके जो चीफ होते हैं या होती हैं, इन्हें C नाम से रेफ़र किया जाता है, और केवल यही मेंबर हैं जो जिनका नाम पब्लिक में पता होता है। MI6 की जो पूरी टीम है उसमें केवल इनके चीफ का ही नाम लोगों को पता है जो पब्लिक नेम्ड है, बाकी किसी का नाम नहीं पता होता है, तो इनको बोलते हैं C। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज कन्फर्ड विथ विच प्रेस्टिजियस सिविलियन ऑनर बाय साइप्रस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस द्वारा किस प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस III। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस III ऑफ साइप्रस से सम्मानित किया गया है, जो कि साइप्रस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। साइप्रस के प्रेसिडेंट हैं निकोस क्रिस्टोडोलिडस, तो इन्होंने ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर को दिया है। ये जो अवार्ड है ये इनके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे साइप्रस के, आर्कबिशप मैकेरियोस III, इनके नाम पर रखा गया है। मोदी साइप्रस में है, 3 नेशंस का टूर करने वाले हैं। पहले साइप्रस, उसके बाद फिर कनाडा में G7 समिट में पार्टिसिपेट किया है, उसके बाद फिर क्रोएशिया।
वेयर वॉज द फर्स्ट असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हेल्ड? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली असेंबली न्यू दिल्ली में संपन्न हुई है। यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव, इन्होंने इस सभा की अध्यक्षता की है। असेंबली ने यह भी डिसाइड किया कि एसपी यादव डायरेक्टर जनरल होंगे इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के। और ये जो असेंबली है ये अपेक्स बॉडी है इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की। मिनिस्ट्री डेलीगेशन ने इसमें पार्टिसिपेट किया है 9 कंट्रीज से, जैसे भूटान, कंबोडिया, इस्वातिनी, गिनी, इंडिया, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया और कजाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसे क्रिएट किया गया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को। इसमें 95 रेंज कंट्रीज़ हैं जहाँ पर 7 बिग कैट्स पाई जाती हैं, जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा। और इसके लिए जो नोडल ऑर्गेनाइजेशन है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। और ये जो संस्था है ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसको 12 मार्च 2024 के क्वार्टर द्वारा बनाया गया। What is the name of the national level cyber security exercise launched by the Defense Cyber Agency? रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय स्तर के साइबर सिक्योरिटी अभ्यास का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, साइबर सुरक्षा। डिफेंस साइबर एजेंसी ने साइबर सुरक्षा नाम की एक मल्टीफेज नेशनल लेवल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज लॉन्च की है। इसे हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के तत्वावधान में ऑर्गेनाइज किया गया है। 16 जून को शुरू हुई, 27 जून तक चलेगी। अच्छा, जो ये डिफेंस साइबर एजेंसी है ये नवंबर 2019 से ही ऑपरेशनल है। ये इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उसके तहत कार्य करती है। विच हैदराबाद बेस्ड कंपनी हैज़ पार्टनर विद GSK टू डेवलप अ वैक्सीन फॉर सिगेलोसिस? हैदराबाद स्थित इस कंपनी ने सिगेलोसिस के लिए वैक्सीन विकसित करने के लिए GSK के साथ साझेदारी की है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, भारत बायोटेक। देखिए, हैदराबाद का जो भारत बायोटेक इसने ब्रिटिश मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी GSK के साथ पार्टनरशिप की है, जिसके तहत ये लोग सिगेलोसिस के लिए वैक्सीन को डेवलप करेंगे। सिगेलोसिस आपको बता दें बैक्टीरियल डायरिया की एक सीवियर फॉर्म है। एल्डसोनफ्लेक्स 123 वैक्सीन ये इसका नाम है। GSK द्वारा इसको डेवलप किया गया है और एडवांस स्टेज में है। भारत बायोटेक के साथ मिलकर बना रहे हैं इसको। ये सिगेलोसिस की बात करें, एक एक्यूट ह्यूमन इन्फ्लेटरी डिजीज़ है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है। ग्राम नेगेटिव सिगेरा इसका कारण होता है इसके होने का, और वाटरी डायरिया होता है, फीवर, एब्डोमिनल क्रैम्प्स एंड पेन, ब्लडी एंड म्यूकस फिल्ड स्टूल्स, ये सब होते हैं इसमें। What is the maximum residual maturity allowed for state government securities to be eligible for STRIPS? राज्य सरकार प्रतिभूतियों को स्ट्रिप्स के लिए पात्र होने हेतु अधिकतम अवशिष्ट परिपक्वता अवधि क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 14 ईयर्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है इनके लिए सेपरेट ट्रेडिंग ऑफ रजिस्टर्ड इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज यानी कि स्ट्रिप्स इसको इंट्रोड्यूस किया है, और 14 साल की मैच्योरिटी के लिए अवेलेबल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए। और मिनिमम आउटस्टैंडिंग अमाउंट इसकी 1000 करोड़ होनी चाहिए या फिर 10 बिलियन रुपीज़, जो भी आप कहना चाहें। अब तक ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज़ के लिए अवेलेबल थी 1 अप्रैल 2010 से, लेकिन अब ये स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए भी अवेलेबल कर दी गई है। विच प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च द H+ CSB बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड? किस प्लेटफॉर्म ने H+ CSB बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, जुपिटर। तो जुपिटर जो कि डिजिटल फर्स्ट मनी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, इसने H+ CSB बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है CSB बैंक के साथ मिलकर। H+ कार्ड सपोर्ट UPI ट्रांजैक्शंस वाया रुपे नेटवर्क while retaining standard credit card capabilities. It offers over 50,000 worth of annual rewards with no joining or annual fee. Which travel first fintech platform has launched a new RuPay credit card in partnership with Federal Bank? किस ट्रैवल फर्स्ट फिनटेक प्लेटफॉर्म ने फेडरल बैंक के साथ साझेदारी में एक नया रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, स्कैपिया। स्कैपिया जो कि ट्रैवल फर्स्ट फिनटेक प्लेटफॉर्म है, इसने फेडरल बैंक के साथ मिलकर स्कैपिया फेडरल रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। This new credit card enables users to carry out both RuPay and Visa transactions across online, offline, UPI and international channels.
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के डिप्टी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है मोहम्मद आरिफ खान। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने मोहम्मद आरिफ खान को डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। एमडी एंड सीईओ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नवीन चंद्र झा हैं। तो कुछ मैसेज मेरे पास आए थे जिनमें से ये भी हैं। एक श्रेयस रेवाले का है, इसमें ये सेलेक्ट हुए हैं महाराष्ट्र से और 22 इन्होंने अटैम्प्ट किए थे जीएस में, इनको बहुत बहुत बधाई। दूसरा मैसेज दीक्षा शर्मा का है, इन्होंने भी एसबीआई क्लर्क क्लियर किया है और इनके जो है लगभग 23 मार्क्स आए हैं इन्होंने बताया है। तो बहुत बहुत बधाई इन दोनों को। और आपका भी अगर सिलेक्शन हुआ है और आप हमारे सब्सक्राइबर रहे हैं तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा। What was India's rank on the ISSF World Cup 2025 म्यूनिक मेडल्स टेबल? ISSF विश्व कप 2025 म्यूनिक पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? राइट आंसर ऑप्शन बी है 3rd। देखिए ISSF वर्ल्ड कप 2025 म्यूनिक जर्मनी में हुआ है। यहाँ पर इंडियन शूटर्स ने अपना कैंपेन समाप्त किया, 4 मेडल्स जीते हैं। लास्ट 3 अर्जुन बबूता और आर्य बोर्स ने गोल्ड मेडल जीता 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में। 2 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत 3rd रहा है और पहले नंबर पर पीपल्स रिपब्लिक चाइना रहा, उसके बाद फिर नॉर्वे रहा। सुरुचि सिंह ने गोल्ड मेडल जीता, आर्य बोर्स और अर्जुन बबूता ने गोल्ड मेडल जीता। स्विफ्ट कौर समरा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। एलेवेनिल वलेरिवन ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द इनिशिएटिव कॉल्ड उद्योग क्रांति टू सिंप्लीफाई एंड एक्सपीडाइट इंडस्ट्रियल सेटअप प्रोसेसेस? किस राज्य सरकार ने औद्योगिक स्थापना प्रक्रिया को सरल और तेज करने के लिए औद्योगिक क्रांति नामक पहल शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है पंजाब। तो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब उद्योग क्रांति लॉन्च किया है। इसका मकसद है राज्य में कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है तो वो प्रोसेस सिंप्लीफाई कर सके और जो टाइम लगता है वो कम हो सके और प्रोसेस जो है तेज हो सके, यानी कि उसको जो मंजूरी मिलती है, फाइलें इधर उधर घूमती रहती हैं, वो सब ना हो, आसानी से उसको इस प्रक्रिया को किया जा सके। और जब आप अप्लाई कर रहे हैं उसके 45 दिन के अंदर अंदर परमिशन मिल जाएगी। हाउ मच हैज़ नाबार्ड बीन अप्रूव टू रेज थ्रू जीरो कूपन बॉन्ड्स? नाबार्ड को शून्य कूपन बॉन्ड के माध्यम से कितनी धनराशि जुटाने की मंजूरी दी गई? राइट आंसर ऑप्शन सी है 19,500 करोड़ रुपए। गवर्नमेंट ने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को 19,500 करोड़ रुपए रेज करने की मंजूरी दे दी है जीरो कूपन बॉन्ड्स के जरिए, जिन्हें डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स भी बोलते हैं। ये बॉन्ड्स 31 मार्च 2027 तक इशू किए जा सकते हैं और इनकी मैच्योरिटी पीरियड रहेगा 10 साल 11 महीने 13 दिन। और जो इसमें डिस्काउंट होगा इन बॉन्ड्स का वो 10,349.6 करोड़ होगा और जो मैच्योरिटी पर अमाउंट दी जाएगी वो 19,500 करोड़ की दी जाएगी। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? ये डिस्काउंटेड प्राइस पर इशू किए जाते हैं, बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। जब मैच्योरिटी हो जाती है उसके बाद पूरा अमाउंट आपको वापस मिलता है। देखिए मान लीजिए नाबार्ड ने 100 रुपये का जीरो कूपन बॉन्ड लॉन्च किया, तो आपको कह रहे हैं कि आपको हम 100 रुपये देंगे, लेकिन अभी आप खरीद लीजिए इसको 80 रुपये पे, अभी 80 रुपये पे खरीद लीजिए और 5 साल बाद हम आपको 100 रुपये देंगे, ठीक है। तो आपने ख़रीदा तो कम था, यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस पर ख़रीदा था आपने 80 रुपये पे वो बॉन्ड, लेकिन मैच्योरिटी के बाद आपको 100 रुपये मिल रहे हैं। मैच्योरिटी पीरियड कितनी है? 5 साल की। उस बीच में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, केवल मैच्योरिटी पर आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ख़रीदा आपने कम पर है, लेकिन आपको फुल अमाउंट मिलेगी मैच्योरिटी होने पर। उसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। और ये टैक्सेबल भी है इनकम, ठीक है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड हैज़ पार्टनर विद विच बैंक टू ऑफर व्हीकल फाइनेंसिंग ऑप्शंस? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने वाहन वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ सहायता की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है, जो मारुति सुजुकी इंडिया के कस्टमर्स हैं उनको व्हीकल फाइनेंसिंग सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए। तो चेन्नई हेडक्वार्टर इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भी मारुति सुजुकी इंडिया के कस्टमर्स हैं उनको फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड कराएगा, मतलब इंटरेस्टिंग जो मतलब ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट पर। इस तरह की इनकी MOU चलती है। विच ऑर्गेनाइजेशन इज डेवलपिंग प्रोजेक्ट कुशा टू स्ट्रेंथन इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम? भारत की वायु रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कौन सा संगठन प्रोजेक्ट कुशा विकसित कर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन डी है DRDO।
तो भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको और मजबूत करने के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO 3 वेरिएंट्स डेवलप कर रहा है प्रोजेक्ट कुशा के तहत। 2030 तक डेवलप हो जाएंगे। कुशा M1 ये शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम हुआ जो कि इनकमिंग थ्रेट्स जैसे एयरक्राफ्ट मिसाइलिंग को रोक सकेगा। कुशा M2 ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल से भी अधिक की रेंज इसमें होगी। कुशा 3 इसकी 400 किलोमीटर से अधिक की रेंज होगी। और भारत को हाल ही में 2 और स्क्वाड्रन्स मिलने वाले हैं S-400 ट्रम्प AD मिसाइल सिस्टम के, जिसे हम सुदर्शन चक्र बोलते हैं, 2026 तक रशिया से। Who has been appointed as the next ambassador of India to the Democratic People's Republic of Korea यानी कि नॉर्थ कोरिया। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में भारत के लिए राजदूत के रूप में इसे नियुक्त किया गया। राइट आंसर ऑप्शन डी है आलियावती लोंगकुमेर। आलियावती लोंगकुमेर ये नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे इंडिया के नॉर्थ कोरिया में। 4 साल बाद भारत ने अपॉइंटमेंट की है। नॉर्थ कोरिया की बात करें, कैपिटल प्योंगयांग है, कैपिटल है नॉर्थ कोरियन वॉन। Who has been appointed as the global ambassador of the esports World Cup 2025? esports World Cup 2025 का वैश्विक राजदूत किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। esports वर्ल्ड कप फाउंडेशन ने ऐलान किया है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है esports वर्ल्ड कप 2025 का। esports वर्ल्ड कप 2025 रियाद सऊदी अरब में होगा। According to the Stanford AI Index report 2025, which country ranked first in AI talent concentration? स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स रिपोर्ट 2025 सुना AI प्रतिभा संस्था में कौन सा देश पहले स्थान पर? राइट आंसर ऑप्शन बी है इजराइल। टॉप 10 आप देख सकते हैं, इजराइल, सिंगापुर, लग्जमबर्ग, एस्टोनिया, स्विट्जरलैंड ये टॉप 5 के हैं। 10वें नंबर पर साउथ कोरिया। तो स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स रिपोर्ट 2025 और लिंक्डइन इन्होंने बताया कि इस देश में कितना AI टैलेंट है। इजराइल टॉप पर है इसमें, उसके बाद फिर सिंगापुर आता है। इंडिया टॉप 15 कंट्रीज़ में नहीं है। विसिटी टॉप्स द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग्स इन 2025 में वैश्विक स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? राइट आंसर ऑप्शन डी है सैन फ्रांसिस्को। तो टॉप 10 देख सकते हैं। 10वें नंबर पर देखिए बेंगलुरु है, पहले पर सैन फ्रांसिस्को, फिर न्यूयॉर्क, फिर लंदन, फिर लॉस एंजलिस, फिर बीजिंग, टॉप 5 के हैं। तो स्टार्टअप लिंक ने ये रिपोर्ट हासिल की है और सैन फ्रांसिस्को पहले नंबर पर है। अगर हम बात करें जो स्टार्टअप से संबंधित जो ये रैंकिंग है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग, और सैन फ्रांसिस्को पहले नंबर पर है, उसके बाद फिर न्यूयॉर्क है, फिर लंदन है। भारत की बात करें तो भारत ओवरऑल अगर कंट्री वाइज देखें तो 22वें नंबर पर है, और हालांकि टॉप 100 में 6 सिटीज़ भारत से रही हैं। बेंगलुरु सबसे अच्छी सिटी है हमारे यहाँ से स्टार्टअप्स के लिए। बेंगलुरु 10वें नंबर पर, उसके बाद न्यू दिल्ली है 11वें पर, मुंबई 18वें नंबर पर है। तो आप राइट साइड में देख सकते हैं टॉप 10 सिटीज़ इसमें। Which Canadian city hosted the 2025 G7 summit? किस कनाडाई शहर ने 2025 G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है कनानास्कीज। 51वीं G7 समिट 16-17 जून 2025 को कनानास्कीज एल्बर्टा कनाडा में हुई है। ये दूसरी G7 समिट है जो इस सिटी में हुई है। इससे पहले 28वीं G8 समिट 2002 में हुई थी। G8 मतलब जब रशिया भी था पहले, फिर रशिया को यहाँ से बाहर कर दिया था। और ओवरऑल 7th समिट है ये कनाडा में जो हुई है। भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, यूक्रेन इन्होंने आउटरीच कंट्री के तौर पर इसमें पार्टिसिपेट किया है, यानी कि मेंबर नहीं है G7 के, लेकिन इन्हें इन्वाइट किया गया था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और कैनेडियन PM मार्क कैनेडी इन दोनों ने ही दोनों देशों के बीच जो संबंध है उनको स्टेबल बनाने पर जोर दिया, और एक दूसरे की कंट्री में हाई कमिश्नर्स को फिर से रिस्टोर किया जाएगा। ग्रुप ऑफ 7 G7 ये एक इंटरगवर्नमेंटल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोरम है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स आते हैं। यूरोपियन यूनियन भी इसमें नॉन एमरेटेड मेंबर है। G7 किसी ट्रीटी पर बेस्ड नहीं है, ना ही इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या ऑफिस है। अगली जो G7 समिट है यानी कि 52वां एडिशन, ये एवियन-लेस बेंस फ्रांस में होगा 2026 में। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 2025? विश्व शरणार्थी दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है सॉलिडेरिटी विद रेफ्यूजीज। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे हर साल 20 जून को मनाया जाता है। 2025 में वर्ल्ड रेफ्यूजी डे का थीम है सॉलिडेरिटी विद रेफ्यूजीज।
हु हैव बीन अवॉर्डेड द 2025 गोडेल प्राइज, 2025 गोडेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, ईशान चट्टोपाध्याय एंड डेविड जुकरमैन। ईशान चट्टोपाध्याय जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में, और डेविड जुकरमैन जो कि प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस के यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में। इन्हें 2025 का गोडेल प्राइज दिया गया है इनके रिसर्च पेपर एक्सप्लिसिट टू सोर्स एक्सट्रैक्टर्स एंड रेजिलिएंट फंक्शंस के लिए। गोडेल प्राइज़ की बात करें, थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है हर साल, और शेयर भी किया जाता है, यानी कि अगर दो लोगों को भी दिया जा सकता है, ये सिंगल इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है। किसके द्वारा दिया जाता है? एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ऑन एल्गोरिदम एंड कंप्यूटेशनल थ्योरी एंड यूरोपियन एसोसिएशन फॉर थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस के द्वारा। तो एक फेमस लॉजिशियन थे कोर्ट गेडल, इनके नाम पर यह पुरस्कार रखा गया है। इस प्राइज़ में $5,000 का रिवार्ड भी दिया जाता है। Which Indian state has become the first to implement an Android-based mobile e-voting system for urban polls? कौन सा भारतीय राज्य शहरी चुनाव के लिए एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ई वोटिंग प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, बिहार। देखिए, बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया है कि ई वोटिंग सिस्टम को रोल आउट करेगा, एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल को यूज़ किया जाएगा इसमें, और बिहार इस तरह से पहला स्टेट बनेगा राज्य भर में जो ई वोटिंग सिस्टम को प्रोसेस करेगा। एंटायर ई वोटिंग प्रोसेस ये 2 मोबाइल ऐप्स के जरिए एग्जीक्यूट किया जाएगा। एक तो है ई वोटिंग SECBHR, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CTEC द्वारा बनाया गया है, और दूसरी ऐप है बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा बनाई गई है इसी तरह की ऐप। अच्छा, केवल यूरोपियन कंट्री एस्टोनिया ही इस एक इकलौती ऐसा देश है जहाँ पर इस तरह की वोटिंग होती है, ई वोटिंग सिस्टम होती है एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल को यूज़ करके। विच कंपनी हैज़ डसॉल्ट एविएशन पार्टनर विद टू मैन्युफैक्चर फाल्कन 2000 जेट्स इन इंडिया? डसॉल्ट एविएशन ने भारत में फाल्कन 2000 जेट के निर्माण के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड। डसॉल्ट एविएशन जो कि फ्रेंच मैन्युफैक्चर है मिलिट्री एयरक्राफ्ट और बिजनेस जेट्स का, इसे रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ साझेदारी की है, जो कि सब्सिडरी है अनिल अंबानी के, जो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर इसके जरिए ये फाल्कन 2000 बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट्स मैन्युफैक्चर करेंगे भारत में। फाइनल असेंबली नागपुर महाराष्ट्र में होगी। डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस DRAL ये जॉइंट वेंचर है, RAL यानी कि रिलायंस एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड और डसॉल्ट के बीच में 51-49 का जॉइंट वेंचर है ये, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर बनेगा फाल्कन सीरीज़ के लिए। लीना नायर, who was awarded the Commander of the Order of the British Empire by Prince William, is the CEO of which luxury fashion house? लीना नायर, जिन्हें प्रिंस विलियम द्वारा कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर से सम्मानित किया गया, किस लग्जरी फैशन हाउस की CEO है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, चैनल। फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस चैनल, इसके जो फर्स्ट इंडियन CEO हैं और इंडियन ओरिजिन CEO हैं लीना नायर, इन्हें कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर से सम्मानित किया गया है प्रिंस विलियम के द्वारा। और जो प्रिंस विलियम की जो न्यू ईयर्स ऑनर्स लिस्ट है उसमें शामिल थी। अवार्ड वॉज बेस्टोड अपॉन हर इन रिकॉग्निशन ऑफ हर कंट्रीब्यूशन टू द रिटेल एंड कंज्यूमर सेक्टर। विच इंडियन इंस्टीट्यूशन इज रैंक्ड हाइएस्ट इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान सर्वोच्च स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन ए है, IIT दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यानी कि IIT दिल्ली ये बेस्ट रैंक्ड इंडियन इंस्टीट्यूशन है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में, और 123वां स्थान इसने प्राप्त किया है। 54 यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस हमारे देश से इस बार इस लिस्ट में शामिल रहे हैं। IIT बॉम्बे 11 रैंक नीचे गिरा है और 129 पोजीशन पर है। IIT मद्रास 180 पर है, और टॉप 200 में यही इंस्टीट्यूशंस हैं भारत से। बाकी IIT खड़गपुर है 215 पर, IIT कानपुर है 222 पर, IIT गुवाहाटी है 334 पर, IIT रुड़की है 339 पर। अपार्ट फ्रॉम 7 IITs, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 219 नंबर पर है, डेन यूनिवर्सिटी 328 पर है, अन्ना यूनिवर्सिटी 465 पर है। ग्लोबली बात करें तो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि MIT ये लिस्ट को टॉप पर रहा है लगातार 14वीं साल। इसके बाद फिर इंपीरियल कॉलेज लंदन आता है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड आती है, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आती है।
8 न्यू इंस्टीट्यूशंस इस बार इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं भारत की ओर से, और भारत 4th मोस्ट रिप्रेजेंटेड कंट्री है। भारत से पहले केवल यूएस है, जहाँ से 192 इंस्टीट्यूशंस को इस लिस्ट में शामिल किया गया। उसके बाद फिर यूनाइटेड किंगडम है, फिर मेनलैंड चाइना है। जो एक यूएस और यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये एनुअली पब्लिश की जाती है लंदन बेस्ड ग्लोबल हायर एजुकेशन एनालिटिक्स फर्म क्वैकरली साइमंड्स के द्वारा। यूनिवर्सिटीज़ को एक्सेस करती है उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से अलग अलग इंडिकेटर्स पर, जैसे एकेडमिक रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशो, रिसर्च इम्पैक्ट, इंटरनेशनल स्टूडेंट डाइवर्सिटी एंड ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ मेटा इन इंडिया। भारत में मेटा के प्रबंध निदेशक और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, अरुण श्रीनिवास। मेटा, जिसे पहले फेसबुक बिजनेस के नाम से जाना जाता था, इन्होंने अरुण श्रीनिवास को मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हेड ऑफ कंपनी इन इंडिया नियुक्त किया है। इससे पहले इस पोजीशन पर संध्या देवानाथन थी। मेटा अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, हेडक्वार्टर्स मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में है, और इसी की ही सर्विसेज है फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, मैसेंजर, व्हाट्सएप। NPCI हैज़ पार्टनर विद विच बैंक इन साइप्रस टू लॉन्च UPI सर्विसेज। NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने के लिए साइप्रस में किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, यूरो बैंक साइप्रस। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI और यूरो बैंक साइप्रस, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके जरिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सर्विस लॉन्च की जाएगी साइप्रस में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए, जो कि टूरिस्ट और बिजनेस को फायदेमंद रहेगी। NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज, जो कि गुजरात की गिफ्ट सिटी में है, इन्होंने भी MOU साइन किया है साइप्रस स्टॉक एक्सचेंज के साथ। विच प्राइवेट इक्विटी फर्म एग्जिटेड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक रिसेंटली। कौन सी हाल ही में निजी इक्विटी फर्म ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में हिस्सेदारी समाप्त की? राइट आंसर ऑप्शन सी है, TA एसोसिएट्स। प्राइवेट इक्विटी फर्म TA एसोसिएट्स, इसने एग्जिट कर दिया है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को। इसका जो एंटायर 1.26% स्टेक थे इसमें कंपनी में, वो पूरा बेच दिया है 714 करोड़ में ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए। इसी तरह के करंट अफेयर्स देखते हैं। मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर ने 1.25 लाख शेयर्स बजाज फिनसर्व में बेच दिए हैं 25 करोड़ रुपए में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपनी सिद्धांत कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के जरिए 3.50 करोड़ इक्विटी शेयर्स या फिर 3.64% स्टेक एशियन पेंट्स में बेच दिए हैं। इसके बाद अब इसके जो शेयर हैं वो 1.26% बचे हैं, पहले 4.9% थे। SBI म्यूचुअल फंड ने शेयर्स बाई किए हैं एशियन पेंट्स में 7,703 करोड़ रुपए में। विच इंडियन स्टेट साइंड अ ट्रिपार्टाइट MOU विद फ्रांस टू प्रमोट कल्चर एंड टूरिज्म कोऑपरेशन। किस भारतीय राज्य ने सांस्कृतिक और पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश। तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है फ्रांस और मध्य प्रदेश के बीच में कल्चर और टूरिज्म डोमेन्स को लेकर, और जो फ्रेंच एम्बेसडर हैं उन्होंने साइन किया है, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर जो मध्य प्रदेश में उन्होंने साइन किया है। और इसके जरिए इंडो फ्रेंच कल्चर एंड टूरिज्म पार्टनरशिप को बढ़ाया जाएगा। हु वॉन द कैनेडियन ग्रां प्री इन द 2025 फॉर्मूला 1 सीजन। 2025 फॉर्मूला 1 सीजन में कैनेडियन ग्रां प्री किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, जॉर्ज रसेल। जॉर्ज रसेल ने फॉर्मूला 1 2025 सीजन में पहली विक्ट्री हासिल की है, कैनेडियन ग्रां प्री इन्होंने जीता है। ये ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर है और फॉर्मूला 1 में मर्सिडीज़ के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, कम्पीट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द वीमेन पॉलिटिकल लीडर्स 2025 रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन द शेयर ऑफ वीमेन कैबिनेट मिनिस्टर्स। महिला राजनीतिक नेता 2025 रिपोर्ट के अनुसार महिला कैबिनेट मंत्रियों की हिस्सेदारी में भारत की वैश्विक रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 174। तो महिलाओं की जो हिस्सेदारी है पॉलिटिकल लीडरशिप से वो कम होती जा रही है ग्लोबली, और भारत विश्व में शामिल है। वन ऑफ द लोवेस्ट शेयर्स ऑफ वीमेन अमंग कैबिनेट मिनिस्टर्स भारत में है, ऐसा वीमेन पॉलिटिकल लीडर्स 2025 पब्लिकेशन में बताया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। 181 में से 174 भारत की रैंक है, और सेकंड लोएस्ट कैटेगरी में रखा गया है उन नेशंस में जहाँ पर महिलाओं की हिस्सेदारी कैबिनेट में कम है, 2 से 9.9% तक है। ग्लोबली अगर हम बात करें 22.9% ऑफ हेड्स ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स महिलाएं रही हैं, 2024 में 23.3 थी, और देयर आर मोर कंट्रीज दिस ईयर, यानी कि 9 कंट्रीज है जहाँ पर कोई भी वुमेन मिनिस्टर नहीं है। पिछली बार 7 थी संख्या। ओनली 27 कंट्रीज़ को महिला द्वारा लीड किया जा रहा है, ठीक है। एन इम्प्रूवमेंट फ्रॉम 21.5 ईयर्स है को, पहले 5 साल पहले केवल 21 थी संख्या, अब 27 है ऐसे देशों की।
103 कंट्रीज ऐसी जहाँ पे कोई भी महिला हेड नहीं रही हैं गवर्नमेंट की। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द वेलफेयर स्कीम नेम्ड तल्लिकी वंदनम? किस राज्य सरकार ने तल्लिकी वंदनम नामक कल्याणकारी योजना शुरू की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नई वेलफेयर स्कीम लॉन्च की है, इसका नाम है तल्लिकी वंदनम। इस स्कीम के जरिए हर स्टूडेंट की मदर या फिर गार्जियन को 15,000 रुपये हर साल दिए जाएंगे, और कितने भी बच्चे हों जो 1 से लेकर 12 तक पढ़े हैं राज्य में उन्हें दिया जाएगा, और चाहे वो गवर्नमेंट, प्राइवेट एडेड, प्राइवेट अनएडेड स्कूल से, जूनियर कॉलेज से आते हैं, सब इसमें शामिल रहेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया? मंगोलिया के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है ज़ंदान शतर गोम्बोजेव। तो स्टेट की जो ग्रेट खोरल है, यानी कि पार्लियामेंट है जो मंगोलिया की, इन्होंने ज़ंदान शतर गोम्बोजेव को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है मंगोलिया का। मंगोलिया की कैपिटल उलान बैटार है। करेंसी यहाँ की मंगोलियन टुगरिक है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट एवर यूनिफाइड ग्लोबल चेकलिस्ट ऑफ बर्ड स्पीसीज? पक्षी प्रजाति की पहली एकीकृत वैश्विक सूची का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए है एवेलिस्ट। एवेलिस्ट ये फर्स्ट एवर यूनिफाइड ग्लोबल चेकलिस्ट है बर्ड स्पीसीज की, अब लाइव हो चुकी है, यानी कि इस लिस्ट को देखा जा सकता है। 4 साल के एक्सटेंसिव वर्क के बाद इस लिस्ट को बनाया गया है। ये लिस्ट इंटरनेशनल ऑर्निथोलॉजिकल कमेटी को रिप्लेस करेगी, क्लेमेंट लिस्ट को रिप्लेस करेगी, और एनुअली अपडेट होती रहेगी, ऐसा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने कहा है। इस में 11,131 स्पीसीज़ है, 19,879 सब स्पीसीज़ हैं, 2,376 जनरा है, 252 फैमिलीज़ और 46 ऑर्डर्स हैं। रिनाउंड कश्मीरी सिंगर उस्ताद गुलाम नबी शाह हु पास्ट अवे रिसेंटली वॉज पॉपुलरली नोन बाय व्हाट नेम? प्रसिद्ध कश्मीरी गायक उस्ताद गुलाम नबी शाह जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस नाम से लोकप्रिय थे? राइट आंसर ऑप्शन बी है हामले बुलबुल। जाने माने कश्मीरी सिंगर उस्ताद गुलाम नबी शाह, जिन्हें हामले बुलबुल के नाम से जाना जाता है, इनका निधन हो गया। और ऑबिचुरीज देख लेते हैं। जाने माने स्कॉलर और ऑथर ताजी पानसीकर, जिन्हें इंडियन एपिक्स की काफ़ी नॉलेज थी, मराठी लिटरेचर में इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, इनका निधन हो गया 92 की एज में। लेजेंडरी सॉफ्टवेयर पायनियर बिल एटकिंसन का निधन हो गया 74 की एज में। एप्पल कंप्यूटर डिज़ाइनर थे जिन्होंने क्विक ड्रॉ को प्रोग्राम किया था, जो कि एक फाउंडेशन सॉफ्टवेयर लेयर रहा एप्पल के लिए। इंटो विच कमांड ऑफ द इंडियन नेवी वॉज INS अर्नाला कमीशन? INS अर्नाला को भारतीय नौसेना किस कमान में शामिल किया गया? राइट आंसर ऑप्शन है ईस्टर्न नेवल कमांड। INS अर्नाला जो कि फर्स्ट ऑफ द एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वारक्राफ्ट है, इसे ईस्टर्न नेवल कमांड में कमीशन किया गया है। इस दौरान जनरल अनिल चौहान जो कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ये भी मौजूद रहे। नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में 77 मीटर लॉन्ग वारशिप है और लार्जेस्ट इंडियन नेवल वारशिप है, जो डीजल इंजन वाटर जेट कॉम्बिनेशन है इसमें। अच्छा, इसका नाम हिस्टोरिक कोस्टल फोर्ट है महाराष्ट्र में अर्नाला, उसके नाम पर रखा गया है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2025? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया कि 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाएगा हर साल, और इस बार 2025 में हम 11वां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मना रहे हैं। जो ये योगा डे का इनिशिएटिव है, ये सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था यूनाइटेड नेशंस का जो 69वां सेशन था जनरल असेंबली का, उस दौरान। 2025 में यानी कि इस साल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इंटरनेशनल डे ऑफ सोल्स्टिस, ये भी 21 जून को ही मनाया जाता है। 2 बार जो है सोल्स्टिस होते हैं, एक तो 21 जून को होता है जिसे हम लॉन्गेस्ट डे ऑफ ईयर कहते हैं, दूसरा होता है दिसंबर 21 को जिसे हम शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर कहते हैं। What is the name of the operation launched by India to evacuate its nationals from Iran and Israel? ईरान और इसराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है ऑपरेशन सिंधु। भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया है ताकि जो भारतीय हैं जो ईरान में रहते हैं उन्हें वहाँ से बाहर निकाला जा सके। जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच में एक तरह का मिसाइल अटैक चल रहा है और 110 इंडियंस को वहाँ से निकाल लिया जा चुका है। पहले रोड के जरिए येरेवन आर्मेनिया जा रहे हैं, वहाँ से फिर उन्हें लाया जा रहा है क्योंकि ईरान का जो एयर स्पेस है वो बंद है। अब हालांकि ईरान ने अपना एयर स्पेस खोल दिया है और इसके तहत गवर्नमेंट इजराइल से भी इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट कर रही है।
विच कंट्री टॉप द 2025 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 ऊर्जा परिवर्तन सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, स्वीडन। तो देखिए 2024 में भारत की रैंक 63वीं थी और अब भारत की रैंक 71वीं हो गई है। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किए गए एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की, जहाँ पर कंट्रीज़ को उनकी प्रोग्रेस के हिसाब से रखा गया है, उनकी कितनी कैसी प्रोग्रेस है फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की ओर जाने में। स्वीडन ने टॉप किया है 118 कंट्रीज़ में, और उसके बाद फिर फिनलैंड आता है, फिर डेनमार्क, फिर नॉर्वे, फिर स्विट्ज़रलैंड। चाइना 12वें नंबर पर है, यूएस 17वें नंबर पर है, पाकिस्तान 101वें नंबर पर है, कोंगो को लास्ट पोजीशन दी गई है। चाइना इमर्जिंग एशिया कैटेगरी में टॉप पर है। इंडेक्स में 43 इंडिकेटर्स यूज़ किए गए हैं और उसके हिसाब से कंट्रीज़ को 0 से 100 के स्कोर पर दिया गया है। 71st रैंक भारत की है और स्कोर है 53.3। इंडिया की जो सिस्टम परफॉर्मेंस स्कोर है वो 60.4 है। ट्रांजिशन रेडीनेस स्कोर 42.7 है। यूएस एनर्जी सिक्योरिटी में लीड कर रहा है, वहीं भारत एडवांस्ड इन एनर्जी एफिशिएंसी एंड इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी में लीड कर रहा है। विच कंट्रीज विल जॉइंटली होस्ट द आईसीसी वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025? कौन से देश संयुक्त रूप से आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी करेंगे? राइट आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया एंड श्रीलंका। तो 2025 आईसीसी वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ये 13th एडिशन होगा वीमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का, और भारत द्वारा इसको होस्ट किया जाएगा। चौथी बार है जब भारत इसको होस्ट करेगा 1978, 1997, 2013 के बाद, और पहली बार श्रीलंका इसको होस्ट करेगा, यानी कि भारत और श्रीलंका में मैच होंगे इसके। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने अनाउंस किया है कि ये टूर्नामेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 के बीच में होगा भारत और श्रीलंका में। व्हाट इज़ ICRA's प्रोजेक्टेड रियल ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन 2025-26? 2025-26 में भारत के लिए ICRA का अनुमानित वास्तविक GDP विकास दर कितना है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, 6.2%। देखिए ICRA ने कहा है कि इंडिया की जो रियल GDP ग्रोथ है 2025-26 के लिए 6.2% होगी, और पहले इन्होंने 6.5% बताया था। जो रियल ग्रोस वैल्यू एडेड ग्रोथ है ये भी 6% रहेगी, पहले 6.4% बताया था। फिजिकल डिफिसिट 4.4% ऑफ GDP रहने वाली है 2025-26 में। करंट अकाउंट डिफिसिट 1.2% से 1.3% तक रहेगी। मूडी कॉर्पोरेशन 51.86% मेजर स्टेक रखता है इस ICRA में, इसका हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम में है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर रेडिट? रेडिट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, सचिन तेंदुलकर। तो रेडिट ने क्रिकेट आइकन सचिन तेंदुलकर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, और अब इसके जरिए जो रेडिट की इंगेजमेंट है डिजिटल कम्युनिटीज़ के साथ, खास करके जो क्रिकेट फोकस करते हैं, तो वहाँ पर सचिन तेंदुलकर नजर आएंगे। रेडिट इज़ एन अमेरिकन प्रोप्राइटरी सोशल न्यूज़ एग्रीगेशन एंड फोरम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ये आप जानते होंगे रेडिट के बारे में। एक और इस तरह की न्यूज़ देख लेते हैं। एक्टर टर्न पॉलिटिशियन कंगना रनौत, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का, जो कि 27 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में न्यू दिल्ली में खेली जाएगी। ये 12th एडिशन होगी इस वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ द फास्टैग बेस्ड एनुअल पास? फास्टैग आधारित वार्षिक पास का शुल्क कितना है? राइट आंसर ऑप्शन बी है, 3000 रुपीज़। तो यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिस्टर नितिन गडकरी ने नए फास्टैग बेस्ड एनुअल पास प्लान का अनावरण किया है प्राइवेट व्हीकल्स के लिए। 15 अगस्त 2025 से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो एनुअल पास की कीमत रहेगी 3000 रुपये, और 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग्स इसके ज़रिए किए जा सकेंगे नेशनल हाईवेज पर 1 साल के अंदर अंदर। और ये केवल नॉन कमर्शियल प्राइवेट व्हीकल्स जिसमें कार्स, जीप्स, वैन्स के लिए है, ये कमर्शियल या फिर फ्रेट कैरिंग व्हीकल्स के लिए नहीं है। और कह रहे हैं कि इससे जो एवरेज टोल है, एवरेज टोल कॉस्ट जो है वो 50 रुपये से कम होकर 15 रुपये पर ट्रिप हो जाएगी, और 7000 रुपये एनुअली तक जो है यूज़र बचा सकते हैं। ये पास केवल नेशनल हाईवेज या फिर एक्सप्रेस वे पर ही वैलिड है, और या तो 1 साल की वैलिडिटी है इसकी, या फिर 200 ट्रिप्स जो भी पहले पूरा हो जाएगा तो वहाँ आपका पास ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप भले 1 साल में ही पूरा हो गया, 1 साल के अंदर अंदर, तो फिर से आप इसको रीपरचेज कर सकते हैं। Which two companies have signed an MOU to jointly develop EV systems for the Indian market? भारतीय बाजार के लिए संयुक्त रूप से EV सिस्टम विकसित करने के लिए किन 2 कंपनियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
राइट आंसर ऑप्शन डी है टाटा एल्क्सी एंड इन्फिनियन टेक्नोलॉजीज़। टाटा एल्क्सी और इन्फिनियन टेक्नोलॉजीज़ ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके जरिए भारतीय मार्केट के लिए ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम्स को डेवलप करेंगे। द कंपनीज विल कोलैबोरेट टू डेवलप हाई वोल्टेज इन्वर्टर्स, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स, ऑन बोर्ड चार्जर्स एंड थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम्स फॉर इंडियाज इलेक्ट्रिक 2-wheeler, 3-wheeler, passenger wheeler and commercial vehicle segments. Who recently won a bronze medal in women's vault at the Asian Artistic Gymnastics Championships? हाल ही में एशियाई कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिलाओं की वॉल्ट में कांस्य पदक किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी है प्रणति नायक। तो भारत की प्रणति नायक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है विमेंस वॉल्ट इवेंट में एशियन आर्टिस्टिक्स जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 जेजियोन रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। और इन्होंने 13.466 का स्कोर किया है, तीसरे नंबर पर रही हैं। पहले नंबर पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की ज़ैंग जियान रही। द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैज साइन एमओयू विद विच प्राइवेट प्लेटफॉर्म टू प्रमोट इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस इंडिया। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने पूरे भारत में समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस निजी मंच के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन डी है योर स्टोरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए, जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है योर स्टोरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, स्टार्टअप इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। तो इस पार्टनरशिप के जरिए जो DPIIT है, ठीक है, वो जो Tier 2, Tier 3 और रूरल इंडिया में जो इमर्जिंग टैलेंट हैं स्टार्टअप्स के उनको जो है नर्चर करने का कार्य करेगी इसके साथ मिलकर और स्टोरी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जुड़े ज्वाइन कर लीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।